हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग एपिसोड नंबर 7 लेकर के आ गए, प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स कैलकुलस जो चल रहा है आपका पार्ट मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर। और इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग हाइपरबोला को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो फिजिक्स में जो इतना जरूरत पड़ता है हाइपरबोला में, वो सारा चीज हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। अब बहुत लोग यहां पर ये लेक्चर प्लानर आजकल लिखा हुआ है, बहुत लोग एलिप्स देख के घबरा जाएगा कि भैया आप तो हाइपरबोला पढ़ाने वाले थे, एलिप्स कहां से आ गया। तो भाई टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। एलिप्स जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हाइपरबोला का फील नहीं आएगा। भाई बिना एलिप्स पढ़े भी हाइपरबोला समझ में आ जाएगा, लेकिन जो फीलिंग है हाइपरबोला का वो तभी आएगा जब आपको एलिप्स का इक्वेशन, एलिप्स कैसा दिखता है, एलिप्स का जो अलग अलग टर्म्स होता है, एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, ये सब पता रहेगा, तब ज्यादा फील आएगा हाइपरबोला का। और हाइपरबोला जो है मैथ्स में भी पढ़ा जाता है। ये सब हम बताने से पहले एक चीज आपको और बोलना चाहेंगे पहले तो, कि ये असल में ये पेज आपके लिए है। इसमें क्या है, इसमें हम लिखे भी है इसमें ये पेज आपके लिए। इसमें क्या है कि आपको वीडियो को 2x पे बिल्कुल नहीं देखना है, नहीं तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नॉर्मल पे आपको वीडियो को देखना है भाई, है। तो ये आज का लेक्चर का भाई साहब पेज है, तो इसमें बहुत जरूरी बात आपके लिए लिखा होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और एकदम जबरदस्त टाइप से हम लोग अभी आज पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला। ये वीडियो को देखने के बाद हाइपरबोला आपके दिलो दिमाग में बस जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको हेडिंग डालना है पहले एलिप्स, क्योंकि बिना एलिप्स समझे तो हाइपरबोला समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा, हम यहाँ पर थोड़ा पर लिख दिए हैं कि जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, हाइपरबोला बेसिकली फिजिक्स में ज्यादा रेक्टेंगुलर वाला यूज हो रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, इसका हम लोग को जरूरत पड़ता है जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं। जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग को जो स्टैंडर्ड वाला हाइपरबोला है उसका जरूरत पड़ता है। एक पर्टिकुलर डेरिवेशन है उसमें उसका जरूरत पड़ता है। थोड़ा आपको स्टैंडर्ड वाला हाइपरबोला जो है वो भी पता होना चाहिए। और एकदम जबरदस्त फील आ गया यार, बिना आप ये स्टैंडर्ड वाला हाइपरबोला पढ़े रेक्टेंगुलर वाला का फील तो ले ही नहीं सकते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड हाइपरबोला भी समझना पड़ेगा। और एलिप्स बिना समझे तो हाइपरबोला समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एलिप्स का हम लोग को ग्रेविटेशन में जरूरत पड़ेगा, जो कि अगर आपका मैकेनिक्स होगा सेमेस्टर 1 में तो आपको उसमें ग्रेविटेशन वाला पार्ट में ये जो एलिप्स है उसका बहुत जरूरत पड़ेगा। बिना एलिप्स को समझे आप ग्रेविटेशन में जो लॉज होता है न्यूटन का, सन जो है उसमें जो अर्थ ऑर्बिट कर रहा है एलिप्टिकल पाथ में, ये सब पता नहीं चल पाएगा। तो ये सब भाषण देने के बाद एक और जरूरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि इस लेक्चर का हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज में अपलोड कर दिया गया है। वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, जहां पर कैलकुलस 7 लिखा रहेगा वही इस चैप्टर का पीडीएफ होगा। तो वहां से आप इसका हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। हम फिर से रिपीट कर देते हैं, लेजेंडरी फिजिक्स नवाज लिखना है टेलीग्राम पे जाकर के, वहां पर आपको इसका हैंड रिटन नोट्स मिल पाएगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि हम इस टी शर्ट में हैंडसम दिख रहे हैं कि नहीं। खैर, तो हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले बात करते हैं हम लोग एलिप्स के बारे में। तो आपको पहले एलिप्स के बारे में हम जल्दी जल्दी बताएंगे यहाँ पर हैं। और एलिप्स भी बेसिकली दो टाइप का होता है, लेकिन फिजिक्स में जिस टाइप जो एलिप्स का जरूरत पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एलिप्स बेसिकली दो टाइप का होता है। एलिप्स का मतलब अंडाकार, अंडा का जैसा आकार होता है, एलिप्स का भी वैसा ही भौकाल होता है। अच्छा, एलिप्स दो टाइप का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। रात का समय है और हम आपको पढ़ा रहे हैं हाइपरबोला। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और दूसरा होता है वर्टिकल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स। तो फिजिक्स में जो है हम लोग को हॉरिजॉन्टल एलिप्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और उसी को हम अभी बात करने वाले हैं। तो आपको अब हम जो भी समझाने वाले हैं, जो भी बताने वाले हैं, जो भी इक्वेशन में समझाने वाले हैं, सारा हॉरिजॉन्टल। पहले सर ये एलिप्स होता क्या है भाई? असल में जो आप सर्कल देखते हैं, सर्कल आपको पता होगा, सर्कल का इक्वेशन होता है, ये जो सर्कल होता है, अरे रे 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 छी। तो ये जो सर्कल होता है, सर्कल का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x² + y² = a²। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। ये सर्कल का इक्वेशन होता है और ये a जो होता है वो सर्कल का रेडियस होता है इसमें। तो ये जो सर्कल होता है, जब इसको ऐसे हम लोग चिपटा कर देते हैं तो उससे एलिप्स बन जाता है। तो अगर हम लोग सर्कल को ऐसे चिपट करेंगे और ये सर्कल ऐसे फैल जाएगा, तब जो एलिप्स बनेगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल एलिप्स। लेकिन ये सर्कल को ऐसे खींच देंगे और ये एलिप्स जो ये जो सर्कल है ऐसे फैल जाएगा, मोटा जाएगा और ये ऐसे चपटा जाएगा, तब जो एलिप्स बनेगा वो वर्टिकल एलिप्स होगा। सर बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया, चलिए यहाँ बना के बता रहे हैं। यहाँ पर जब हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोल रहे हैं, ठीक है, बेसिकली एलिप्स क्या है भैया? चपटा सर्कल। एलिप्स क्या है? चपटा सर्कल। ठीक है, देख भाई, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स हम यहाँ पर बना के दिखाते हैं। इस तरफ कैमरा में बढ़िया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आइए देखते हैं।
अरे बहुत जबरदस्त दिख रहा है यार। तो ये हम जो अभी बनाए हैं दैट दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो होता है इसमें असल में ना ये एलिप्स का जैसे सर्कल का सेंटर होता है और ये रेडियस होता है, वैसे एलिप्स का नहीं होता है, एलिप्स का रेडियस नहीं डिफाइंड होता है। सर्कल का तो रेडियस होता है ना, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, वैसे एलिप्स का रेडियस नहीं होता है। एलिप्स के लिए क्योंकि ये जो डिस्टेंसेस है ये अलग अलग होता है, ये वैल्यू जो होता है ये ए हम लोग लेते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं बी, है ना, अलग अलग आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो ए है वो ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, इसलिए तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोल रहे हैं। अगर बी बड़ा हो जाएगा ए छोटा हो जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसा एलिप्स जब बनेगा ये ऐसा, है ना, जब ऐसा एलिप्स बनेगा इसमें आप देख सकते हैं कि बी बड़ा हो गया, ठीक है, इसको मिटा देंगे अभी, ऐसे ही बस समझा रहे हैं, और ये ए छोटा हो गया, तब जो एलिप्स बनेगा दिस विल बी वर्टिकल एलिप्स। लेकिन वो आपको फिजिक्स के लिए कोई जरूरत उसका नहीं है, इसलिए वर्टिकल एलिप्स का कोई बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ भाई, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स कुछ ऐसा दिखने में होता है, ठीक है। जैसे सर्कल का इक्वेशन होता है वैसे ही एलिप्स का भी इक्वेशन होता है। जनरलाइज्ड इक्वेशन जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल मतलब एलिप्स के लिए उसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा साफ साफ कि सर्कल का इक्वेशन ये क्यों होता है। जब हम लोग यहाँ पर ये जो सर्कल है उसमें देखिए एलिप्स में दो चीज़ होता है, एक ए होता है और एक बी होता है, लेकिन सर्कल में ए होता है और ये भी ए होता है। तो अगर ये जो इक्वेशन है एलिप्स का इसमें हम लोग ये b के जगह भी a डाल दें, ध्यान से सुनना है, इस b के जगह भी a डाल दें तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। भाई जिसको ये सब आता है बेसिक या एलिप्स पता है तो वो वीडियो में आगे जा करके और हाइपरबोला देख सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड हाइपरबोला से देखना भाई, है ना, उसको स्किप नहीं करना है। डायरेक्ट रेक्टेंगुलर, अब जिसको स्टैंडर्ड वाला हाइपरबोला 11th में बहुत अच्छा से पढ़ा हुआ है तो वो फिर डायरेक्ट रेक्टेंगुलर देख ले, उसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बताए हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट रेक्टेंगुलर देख ले, हमको दिक्कत नहीं है ना। हम बस उसमें अच्छा ग्राफ जो बनेगा ना, प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स है, तो ग्राफ बेसिकली हाइपरबोला का हम वो जो टेबल बनाते हैं एक्स अलग से वाई अलग से, उसी से हम हाइपरबोला का ग्राफ को इंटरप्ट करेंगे। खैर ठीक है, इतना ज्ञान देने के बाद हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो ये ए और बी जब इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, जैसे सर्कल के लिए जब ए और बी इक्वल हो जाएगा, भाई साहब ये ए और बी जब इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी की जगह भी ए डाल दिए, इज इक्वल्स टू 1। भाई साहब इसका एलसीएम लेगा, एलसीएम ए स्क्वायर आएगा, इसको इधर भेज देगा तो यही आएगा कि नहीं आएगा। अरे एकदम सर यही आएगा ये। तो वही तो कह रहे हैं कि भाई जो एलिप्स होता है उसी से सर्कल बनता है, या फिर ऐसा कह रहे हैं सर्कल से एलिप्स बनता है, जैसा कह ले भाई बात एक ही है। तो ये इक्वेशन तो क्लियर होगा, बहुत लोग ये सब बेसिक पढ़ा हुआ भी होगा, इसलिए ज़्यादा हम इसमें बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके ये माइक तो भाई साहब अलग ही नौटंकी। तो खैर ये तो समझ में आया आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब ऐसा है कि एलिप्स जो है, ये जो एलिप्स है ये तो वाई एक्सिस होगी एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। एलिप्स का जो होता है ना फोकाई होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ, इसको ये एक फोकाई हुआ दूसरा फोकाई हुआ, ठीक है। और ये जो फोकाई होता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको ओरिजिन जो दिख रहा है उससे कितना दूरी पे होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है फोकाई का ए ई कॉमा 0। अब ये ए ई क्या है, इसमें ई का मतलब यहाँ पर है, ई का मतलब यहाँ पर है इसेंट्रिसिटी, है ना, इसेंट्रिसिटी। ई का मतलब है एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। अब जरूरी नहीं खाली एसेंट्रिसिटी एलिप्स का ही होता है। पिछले बार जब हम लोग पैराबोला का कर रहे थे तो पैराबोला में हम लोग पैराबोला का एसेंट्रिसिटी डिफाइन किए थे वहाँ पर, जो कि 1 के बराबर था पैराबोला का। लेकिन जो एलिप्स का एसेंट्रिसिटी होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अरे एसेंट्रिसिटी यही बताता है भैया कि शेप कैसा होगा। जैसे अगर आपको बोल दिए कि जो एसेंट्रिसिटी है वो 1 से छोटा है, कहीं कहीं पर यह भी लिखा रहता है कि जो एसेंट्रिसिटी है वो 1 से छोटा है। तो एसेंट्रिसिटी अगर 1 से छोटा है तो आपको समझ जाना है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, एलिप्स के बारे में। एसेंट्रिसिटी एक ऐसा टर्म है जो कि आइडिया देता है कि कौन सा कोनिक सेक्शन जो है मेरा, जिसमें पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स है, तो उस पर कौन सा फिगर है, बस उसके बारे में हमको आइडिया देता है एसेंट्रिसिटी। ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एसेंट्रिसिटी का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर वही कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है ए ई कॉमा 0। अब यहाँ पर ए से घबराने वाला बात नहीं है, ए इसी को हम कह रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट होगा एलिप्स का माइनस ए ई कॉमा 0, है ना। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा 0। 0 इसलिए क्योंकि भैया जो फोकस है वो एक्स में लाई कर रहा है, इसलिए वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। हाँ एकदम समझ में आया, ठीक। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, ये तो एसेंट्रिसिटी समझ में आया भाई। ऐसे ही अभी हम लोग जब हाइपरबोला पढ़ेंगे तो उसका भी एसेंट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे, है ना। तो ये तो आपका बात हुआ हॉरिजॉन्टल एलिप्स का। इसमें और भी कुछ जान लेते हैं। ये जो एंड पॉइंट्स है यहाँ से, जैसे अगर हम आपको ये डिस्टेंस पूछेंगे तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ए, ठीक है, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ए। और आप देख सकते हैं कि जो पैराबोला होता था, पैराबोला अगर आप पढ़े हैं मेरे से, पिछले वाला वीडियो में पैराबोला ही था, हाँ सर पढ़ लिया था सर, हाँ। तो पैराबोला जो हो रहा था वो आपका उसका बस एक ही एक्सिस था, पैराबोला का बस एक ही एक्सिस होता था। जैसे ये वाला जो स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, तो इसका यही एक्सिस है। बट जो हाइपरबोला है उसमें 2 एक्सिस होता है। पैराबोला में एक ही एक्सिस, हाइपरबोला में 2 एक्सिस। आई मीन क्या बोल रहे हैं हम, सॉरी, पैराबोला में एक ही एक्सिस होता था,
ठीक है। लेकिन जो एलिप्स है उसका दो एक्सिस होता है, एक ये वाई में भी है वो और एक्स में भी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों एलिप्स में। हम खाली किसका बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाले का। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक्सिस में लाई कर रहा है। अब ये जो एक्सिस होता है जिसका लेंथ छोटा है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, माइनर एक्सिस। नोट्स में फटाफट लिखते जाना है, माइनर एक्सिस। और आपको जो ये वाला दिख रहा है जो कि बड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस हुआ, ये माइनर एक्सिस हुआ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं, उम्मीद करते हैं। ठीक है, और सुनिए, यही नहीं अभी और सुनिए। अब ये जो आपका ये एलिप्स का इक्वेशन है उसी से हम फर्दर आगे बढ़ेंगे हाइपरबोला की तरफ, है ना। देख लेते हैं एलिप्स में कुछ छूटा तो नहीं ना भाई। ठीक है, कुछ छूटा नहीं है जी, एलिप्स में कुछ छूटा तो नहीं ना जी। हाँ, ये तो ठीक सब समझा दिया इसमें। हमको नहीं लगता कुछ छूटा। हाँ, एक इसमें भी डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, जैसे आप मेरे से पिछले बार अगर पढ़े होंगे तो हम आपको बताए थे कि जो हाइपरबोला, ये जो पैराबोला होता है उसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो जैसे अगर अभी पैराबोला ऐसे बन रहा है ना, और थोड़ा सा डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगा। डायरेक्ट्रिक्स कुछ नहीं, एक फिक्स्ड लाइन होता है, उसी को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो वैसा ही आपका जो एलिप्स होता है उसका भी डायरेक्ट्रिक्स होता है। जो पिछले वीडियो में पढ़ के आया होगा पैराबोला, वही ज़्यादा मेरे से कनेक्ट कर पा रहा होगा जब ये सब वर्ड डायरेक्ट्रिक्स और ये सब हम जब यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो आपका एलिप्स होता है उसका भी डायरेक्ट्रिक्स होता है, लेकिन पैराबोला में तो एक ही डायरेक्ट्रिक्स था। हाँ, लेकिन जो एलिप्स है उसका दो डायरेक्ट्रिक्स होता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब डायरेक्ट्रिक्स का भी अपना इक्वेशन होता है, लेकिन उसका जरूरत नहीं हमको, बस हम एक इन्फॉर्मेशन दे दिए कि भैया इसमें भी डायरेक्ट्रिक्स होता है, दो डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो खैर ये सब तो इन्फॉर्मेटिव बात था। अच्छा, ये जो पैराबोला है इसमें ध्यान देना है, हॉरिजॉन्टल का हम बात कर रहे हैं, मतलब ए ग्रेटर देन बी। मतलब यहाँ पर ए का वैल्यू जो होगा वो बी से बड़ा होगा। ए का वैल्यू, ए और बी का जो भी वैल्यू हम लोग लेते हैं, ए और बी का जो भी वैल्यू हम लोग लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ए और बी का नेगेटिव वैल्यूज यहाँ फेड नहीं होता है, पॉजिटिव वैल्यूज फेड होता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर अगर ए नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन फिर भी पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये एक डिस्टेंस है। ठीक है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू सब अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहे, बस ए और बी पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो आपको ये पूरा समझ में आया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी एलिप्स में, बस इतना ही पता रहता है भाई। अब हम लोग ना बढ़िया से मजेदार तरीके से कंपेयर करेंगे उसको हाइपरबोला से, तब मजा आएगा हाइपरबोला पढ़ने में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला। उम्मीद करते हैं आप ये लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं आप ये लिख लिए, लिखिए, मिटा दें इसको। ओके 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 ओके, अब हम लोग चलेंगे आपका हाइपरबोला की तरफ। ठीक है सर, बस इतना ही जानना था सर एलिप्स में, एकदम बस इतना ही जानना था, मोर देन एनफ है। इसमें छोटा सा चीज़ हम और आपको एक छोटा सा चीज़, छोटा सा नन्हा सा चीज़ और बताना चाहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको कह रहे थे ग्रेविटेशन में इसका एप्लीकेशन है, तो उसी के बारे में छोटा सा चीज़ आपको हम बता करके आगे बढ़ेंगे। एलिप्स में हम लोग क्या करते हैं ना कि आपको अभी जो फोकस हम बना के दिखाए थे उसको फोकाई भी बोलते हैं, फोकाई ऑफ द एलिप्स या फिर फोकस बोल लीजिए, जो कहना कह लीजिए, है ना। फोकाई या फोकस दोनों चलेगा, है ना। फोकस का ही आपका क्या प्लूरल की सिंगुलर क्या क्या होता है, लंथफन, तो वही फोकाई होता है। खैर, जैसे वर्टेक्स का होता है वर्टिसेस, है ना, वर्टाइसेस, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, खैर वो सबसे अंग्रेजी का हम लोग को एग्जाम नहीं देना, हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है जबरदस्त तरीके से। हाँ सर, आप बहुत बोलते हैं। हाँ भाई, क्या करें, पढ़ाइए सर, पढ़ाइए, पढ़ा रहे हैं। तो ये तो आपको हम बता दिए कि एलिप्स क्या होता है। इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग 2 मिनट में देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम आपका हम नहीं बर्बाद करेंगे। हो सकता है थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, है थोड़ा सा लंबा हो जाए वीडियो, थोड़ा सा लंबा हो जाए, है ना। एलिप्स में क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये एलिप्स जब बनाते हैं ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल वाला, तो सन को हम लोग क्या करते हैं, एक फोकाई पे रख देते हैं। आप चाहे तो यहाँ रखिए सन को, चाहे यहाँ कहीं पर भी, और बोलते हैं कि ये जो अर्थ है उसका जो पाथ है दैट इज एलिप्टिकल। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ है अर्थ का। ये वाला जो लोकेशन होता है अर्थ का, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीफिलियन, है ना। पेरीफिलियन बोलते हैं इसको। ठीक है, पेरीफिलियन, ठीक है, पेरीफिलियन या पेरीफिलियन, और इसको एफिलियन बोलते हैं, है ना। स्पेलिंग के लिए अगर गलती होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। हाँ, तो जो पेरीफिलियन होता है वो पोजीशन होता है जब अर्थ उसके पास होता है सन के, और एफिलियन उस पोजीशन को बोलते हैं जहाँ दूर होता है। तो ऐसे करके ये एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं एलिप्स का। यहाँ से देखिए आप, डिस्टेंस कम है अर्थ का, और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बढ़ गया है, तो मतलब आपको जरूरत पड़ेगा वहाँ पर। हो सकता है कि आपको टीचर जब ग्रेविटेशन पढ़ाए तो हो सकता है ये सब ना बताए, इसलिए हम आपको बता दिए ग्रेविटेशन में बाकी एलिप्स का एप्लीकेशन है और इक्वेशन का भी यूज़ है। ठीक है, तो खैर ये सब ज्ञान देने के बाद हम आगे चलते हैं हाइपरबोला की तरफ, जो हम लोग का मेन टारगेट है। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखना है स्टैंडर्ड हाइपरबोला। हाइपरबोला ही पढ़ना है लेकिन स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। इसका इक्वेशन भी अभी हम लोग निकालेंगे, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। अच्छा, एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए, यही बता देंगे। कहाँ भूल गए सर, बहुत बड़ा बात नहीं, छोटा सा बात है, आराम समझते हैं। स्टैंडर्ड हाइपरबोला, तो सबसे पहले जो हाइपरबोला है ये है क्या, तो जैसे पैराबोला एक फिगर होता था वैसे ही हाइपरबोला भी एक फिगर होता है। इसका हम आपको जबरदस्त जो एक्स और वाई जो हम मार्किंग कर करके टेबल में आपको बना के ग्राफ दिखाते हैं, वैसे ही इसका ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाएंगे आराम से। इसका भी हम बस एक ग्राफ बना के दिखाएंगे, तो आपको घबराना ज़्यादा नहीं है। ग्राफ कैसे आया उसको एट द एंड ऑफ द वीडियो, जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला पार्ट में हम लोग आएंगे, तो ग्राफ के ऊपर और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब फिजिक्स में कहाँ यूज़ है वो भी समझाया जाएगा। बस आपको आराम से बैठ कर वीडियो देखना है। तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो है, सबसे पहले इसका हम लोग
लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, और कौन सा इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला लिखिए देते हैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला का वो निकाल रहे हैं। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन भी दो ठो होता है हाइपरबोला का, लेकिन हम यहाँ पर जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला का जिसमें हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल बनता है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनता है, सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली दिखेगा जिसमें हाइपरबोला, सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, वर्टिकल वाला का फिजिक्स में जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एलिप्स से ही। अब देखिए एलिप्स का इक्वेशन से ही हम इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लाना चाह रहे हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन था एलिप्स का। दिस इज क्या, अब ये इक्वेशन भैया एलिप्स का है ना, इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो हमको दिखाए थे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और ये कौन सा एलिप्स है, ये कौन सा एलिप्स का इक्वेशन है, यहां पर हमको बता देते हैं ए ग्रेटर देन बी है। ए ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है एलिप्स का, ये एलिप्स जो कि हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो है उसका इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। वर्टिकल एलिप्स का इक्वेशन में बी बड़ा हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग इसके मदद से हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसकी तरफ जाएंगे और उस इक्वेशन से खेलना सीखेंगे, खेलना सीखेंगे उस इक्वेशन से। सर कैसे खेलिएगा, अरे एकदम जबरदस्त खेलेंगे यार, देखते जा बस वीडियो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं उसका भी फील इस वीडियो में मिलेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा, जबरदस्त टाइप से एकदम दिल में उतार दिया जाएगा। खैर, तो यहां पर ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इस इक्वेशन में ये वाला जो आपको इक्वेशन सामने दिख रहा है, इसी की मदद से हम हाइपरबोला का इक्वेशन की तरफ जानना चाहते हैं। उसके लिए आपको बी स्क्वायर का मतलब पता होना चाहिए। बी स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बी स्क्वायर का वैल्यू होता है। ए स्क्वायर ये रिलेशन होता है 1 माइनस ई स्क्वायर, जहां पर ई का मतलब आपको पता है इसेंट्रिसिटी ऑफ दी, इसेंट्रिसिटी मतलब किसी भी फिगर का इसेंट्रिसिटी। अभी ऐसा है कि हम इसमें बी स्क्वायर की जगह पे ये पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ये जो है इसके प्लेस पे हम लिख देते हैं ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हो, कुछ नहीं किया, बी स्क्वायर के प्लेस पे ये डाल दिया, ये रिलेशन होता है। अब ये कैसे आया, ये फॉर्मूला ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन आया भैया एलिप्स का भी इक्वेशन, उसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये वाला बस पार्ट हम मिटा रहे हैं, ऐसे चलिए इधर लिखते हैं, जगह है अभी, है ना, इसको आप फटाफट लिखते चलिए, ठीक है। इसके बाद हम मिटा देंगे, क्या पता आप लिख नहीं पाए सर वीडियो तो रिकॉर्डेड है, हाँ भाई ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई थोड़ा इसे लिख के हम पसंद करेंगे, ऐसे आई कैन राइट वेरी वेल, ओके। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से हम क्या करते हैं ना, ये माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। अब कहीं कॉमन ले रहे हैं अभी बताएंगे हम, ठीक है। यहाँ से ये माइनस साइन हम कॉमन लेना पसंद करेंगे। सर क्यों पसंद करेंगे, सर किसको पसंद करेंगे बताते हैं। तो यहाँ से माइनस कॉमन हो गया, तो ए स्क्वायर 1 प्लस ये सॉरी बराबर 1 का किए भैया। ये माइनस को फिर जब हम लोग यहाँ लेके जाएंगे, ये माइनस को यहाँ जब लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वापस वही मिल जाएगा ना। यहाँ से माइनस कॉमन लिए हैं, उस जो माइनस कॉमन लिए उसको यहाँ भेज दिए हैं, बस यही किए हैं। नहीं समझ में आया कमेंट करना, ठीक है। अब ऐसा है कि ये वाला जो अब पार्ट है ना, अब जो पार्ट ये वाला बच रहा है, आपको ऊपर वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम उसको देखना चाहेंगे। अरे ऊपर में तो बहुत जबरदस्त दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला पार्ट को अभी हम बी स्क्वायर बोलेंगे, इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो इक्वेशन आया, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये जो इक्वेशन आया ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ हाइपरबोला का। अब यहाँ पर इसको हम क्या माने हैं, बी स्क्वायर अभी भी वही है भैया जो पहले हुआ करता था, नहीं इस बार थोड़ा बी स्क्वायर चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसा है कि इसको हम ऐसे चेंज इसलिए किए क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं हाइपरबोला का, तो जो हाइपरबोला होता है उसका एसेंट्रिसिटी जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। हाइपरबोला का ये इक्वेशन किसका हुआ, लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ऑब्वियसली स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ऑब्वियसली स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ये जो हाइपरबोला है उसका एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होता है। फिर से हम बोलेंगे एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा है, उसका क्या मतलब है, ज़्यादा उसमें लॉजिक में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बस एसेंट्रिसिटी इसी बात में हमको बस यही रिपोर्ट करता है एसेंट्रिसिटी कि कौन सा फिगर है, कौन सा कोनिक सेक्शन का फिगर है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। बहुत लोग बोलेगा सर सर्कल है, उसका भी सर्कल का एसेंट्रिसिटी डिफाइंड नहीं होता है। हम लोग हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स यही सब का एसेंट्रिसिटी को बस डिफाइन करते हैं, ठीक है सर, बहुत अच्छा। तो इसका एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 कहीं भी लिखा रहेगा, एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 मतलब हाइपरबोला का बात कर रहा है, ठीक है। अब इसका एसेंट्रिसिटी क्योंकि 1 से बड़ा होता है हाइपरबोला का, तो अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन में इसको चेंज नहीं करते, देखिए वहां पर 1 माइनस ई स्क्वायर है ना, तो यहां पर ये ई जो है
ये क्या है, 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाता। इसलिए हम क्या किए कि पहले ही ये ई को सामने लिख लिए, क्योंकि ई यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एलिप्स के केस में, तो एलिप्स के केस में यही वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि एलिप्स के केस में जो ई होता है वो 1 से छोटा होता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आएगा। बस वही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लिए। समझ में आया ना क्या बोले हम भैया? सिंपल बोल रहे हैं, जो एसेंट्रिसिटी है वो एलिप्स का जो होता है 1 से छोटा होता है, तो 1 से छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर ई स्क्वायर चलेगा, जो भी वैल्यू होगा माइनस होकर के नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि 1 से छोटा है एलिप्स, एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। लेकिन हाइपरबोला में जो एसेंट्रिसिटी होता है वो 1 से बड़ा होता है, तो अगर हम यही वाला इक्वेशन यूज करते हैं तो यहाँ पर अगर एसेंट्रिसिटी को हम 1 से बड़ा वैल्यू डालते तो नेगेटिव आंसर आता, इसलिए पहले ही उस नेगेटिव वाला चीज़ को निपटा लिए, और यही हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। कुल मिला के हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ही लिखना चाहते थे, इसलिए माइनस साइन कॉमन लिए। कुल मिला के यही बात है, ठीक है सर, समझ गए सर। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अब इस इक्वेशन से हम लोग खेलना स्टार्ट करेंगे और हाइपरबोला को पहले प्लॉट करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स प्लॉट द हाइपरबोला एंड कंपेयर द हाइपरबोला। अभी ये जो हाइपरबोला अभी हम बनाएंगे उसको हम एलिप्स से कंपेयर करेंगे। हाइपरबोला जो अभी हम बनाने वाले हैं उसको एलिप्स से कंपेयर करेंगे, तब मजा आएगा हाइपरबोला पढ़ने में। और कंपैरिजन तो जरूरी है गाइस, बिना कंपैरिजन के तो जीवन में कुछ होता नहीं है, इसीलिए कंपेयर जरूर करेंगे, कंपेयर जरूर करेंगे, कंपेयर जरूर करेंगे। बिना कंपैरिजन के तो आजकल कुछ होता नहीं है, बिना कंपैरिजन के तो कोई किसी को पसंद भी नहीं करता है। कंपेयर करके ही तो ये बोलता है कि ये बेकार है, वो उससे बेहतरीन है, इसलिए मैं बेहतरीन वाला के साथ जाना चाहूँगा या फिर जाना चाहूँगी। तो इसलिए बिना कंपैरिजन का जीवन में कुछ होता नहीं है, इसलिए हम लोग भी एलिप्स को हाइपरबोला से कंपेयर करके पढ़ेंगे, तब हम लोग को ये मालूम चलेगा कि हाइपरबोला एलिप्स से ज़्यादा अच्छा है। कैसे अच्छा है, आइए उस बात को आपको फील करवाते हैं इक्वेशन की मदद से, आइए देखते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये हम लोग का आया इक्वेशन स्टैंडर्ड हाइपरबोला का। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है इसको पहले एक बार कंस्ट्रक्ट हम लोग करते हैं। यहां पर हम लोग इसका एक खूबसूरत डायग्राम बनाने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला का, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस एंड दिस इज, ओ सॉरी स्टैंडर्ड ही एक्सिस लेके चलते इधर वाई एंड दिस इज एक्स। बाकी हम लोग ऐसा नहीं भाई जेड लेते तो कहीं भी एक्स वाई जेड रख लेते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात तो सही है। हाँ, तो अब हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग कि ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर हाइपरबोला कैसे बन रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार y को 0 पुट करते हैं, y को 0 के बराबर पुट करते हैं। जब हम लोग y को 0 के बराबर पुट करेंगे, y को जब 0 पुट करेंगे तो y को 0 पुट करने पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसके बाद यहाँ से इधर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस ए, ठीक है। तो जब हम लोग y को 0 पुट किए तो x का वैल्यू आया प्लस माइनस ए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कम से कम होगा प्लस ए, सॉरी यहाँ पर प्लस ए होगा, है ना, प्लस ए, और y तो 0 है तो y को 0, तो a कॉमा 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए कॉमा 0, है ना, वही चीज़ आया ना, x का वैल्यू पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। अब ये इक्वेशन में अगर आप y को 0 पुट करते हैं, इसी सेम इक्वेशन में, y को तो 0 पुट कर दिया, इसी सेम इक्वेशन में अगर आप x को 0 पुट करते हैं, बहुत लोग x को 0 पुट करेगा, तो x को 0 पुट करने पे यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। महारथी लोग हम इसलिए करके दिखा रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से जब आप इसको स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आ जा रहा है, इमेजिनरी। और जब हम लोग ये सब बात कर रहे हैं तो मतलब जब ये हाइपरबोला ये सब का बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल भी कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए x को 0 पुट करके ज़्यादा तेज बनने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बात हो रहा है हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स हाइपरबोला का, और इसमें x को 0 पुट नहीं करना, y को 0 पुट करके ही इंटरप्ट करना है कि हाइपरबोला किस तरफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली दो हम लोग बनाएंगे कर्व्स, एक ये कर्व बनेगा ऐसे कुछ, ठीक है, और एक ये कर्व बनेगा ऐसे, और ये जो दो आपको कर्व दिख रहा है ओपन होते हुए दो तरफ से ऐसे, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला। अब बहुत लोग बोलेगा सर 2 हाइपरबोला बन गया, सर ये तो पैराबोला है, 10 तरह का बात बोलेगा। अबे ये एक ही हाइपरबोला है, जब 2 ऐसे बनता है ना तो उसको एक हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है भाई कि इसको ऐसे उठा के इसे घुमा के सर्कल बन गया, ना भाई ना, ये सब भी नहीं करना है। अच्छा यहाँ 2 पैराबोला है, वो सब भी नहीं करना है भाई, ये हाइपरबोला है। इक्वेशन से पता चलता है। अब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आपको कर्व दिख गया तो वो पैराबोला हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से जज करना है कि पैराबोला बनेगा कि नहीं बनेगा। इक्वेशन से बात चलता है यहाँ पर, आंखों देखा नेकेड आइज से देख करके काम नहीं चलता है।
इक्वेशन से पता चलता है। जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो हाइपरबोलिक बनेगा। इक्वेशन से सारा बात हम लोग करते हैं, सिर्फ ग्राफ देख करके इंटरप्शन नहीं करते हैं, इक्वेशन भी देखना पड़ता है। बिना इक्वेशन देखे ग्राफ नहीं जज किया जाता है। ओके सर, ठीक है सर। तो अब देखना भाई, ध्यान से देखना, ये इसका ये ऑरिजिन हो जाएगा 0,0। फटाफट करना है भाई, ज़्यादा टाइम भी हम लोग के पास नहीं है। ओ माय गॉड, कितना टाइम हो गया वीडियो को बनाते बनाते। अरे ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया, जल्दी जल्दी करना है हम लोग को। हाँ, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो अभी ये जो हाइपरबोला बना है, ये यहाँ पर और यहाँ पर बना है, और इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं। इसको हम लोग ब्रांचेज ऑफ हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ हाइपरबोला है ना, ब्रांचेज ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइपरबोला जो है उस पर आप चाहें तो टेंजेंट भी यहाँ पर अगर ऐसे चाहें तो टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन कभी भी इस एंड से आप उस पर टेंजेंट नहीं बना सकते। ये हमको ज्ञान दे रहे थे, खैर इस ज्ञान का जरूरत भी नहीं था। तो अब हम लोग एक काम करेंगे कि इसका एसेंट्रिसिटी, तो आपको पता है एसेंट्रिसिटी हम बता चुके हैं आपको। जो हाइपरबोला होता है उसका एसेंट्रिसिटी क्या होता है, बताए दिए थे शायद, आई थिंक सो, ग्रेटर देन 1 होता है उसका एसेंट्रिसिटी, ठीक है, बता दिए थे शायद ये आपको। हाँ, तो ये सब आपको लिख लेना है आराम से, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे आपका एलिप्स था, जैसे एलिप्स का आपका इक्वेशन होता है, तो जैसे आपका जो एलिप्स होता है उसमें भी डायरेक्ट्रिक्स होता है, वैसे ही इसमें जो होता है ना, इसका जो लाइंस होता है, जैसे आपको अभी हम थोड़ा देर पहले बताया डायरेक्ट्रिक्स होता है, उसमें एक्सिस होता है, वैसे ही उससे कंपेयर कर करके यहाँ सारा बात हम लोग करेंगे। पहला कंपैरिजन देखिए, आराम से देखिए, अभी एलिप्स से कंपेयर करते हुए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहला कंपैरिजन देखिए कि आपको जो ये वाला एक्सिस था, याद करिए एलिप्स में 2 एक्सिस होता है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर जो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस है उसका नाम हम लोग बदल देते हैं। ये वाला एक्सिस को इसका बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस, फटाफट हम बता रहे हैं। और ये वाला जो एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब आपको समझाएंगे तो उसमें भी ये टर्म्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको, एसेंट्रिसिटी, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं, नाम बस दिया, उसमें ज़्यादा घबराने वाला बात नहीं है। चलिए इक्वेशन अब हम मिटा रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि थोड़ा सा आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरफ थोड़ा सा अप्रोच करवाते हैं, थोड़ा सा, फिर और इधर डिटेल में ग्राफ में चलेंगे। ये ग्राफ ऐसे और ऐसे कर्व कैसे बन रहा है वो सब बताया जाएगा, उसका बिल्कुल भी टेंशन लेने बात नहीं है। ग्राफ ऐसे कैसे बन रहा है वो बताया जाएगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। वो एट द एंड ऑफ द वीडियो बताएगा कि ग्राफ ऐसे कर्व कैसे बन रहा है, समझाया जाएगा, वो इक्वेशन के ही मदद से समझाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आपको बात कर रहे थे कि जब, पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, जब जो ए का वैल्यू हो वो बी से बड़ा हो। इक्वेशन क्या है हाइपरबोला का? इक्वेशन है हाइपरबोला का स्टैंडर्ड वाला x² बाई ए स्क्वायर माइनस y² बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें जब जो a का वैल्यू हो वो b से बड़ा हो, तब जो पैराबोला बनेगा वो हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनेगा। हॉरिजॉन्टल पैराबोला, अरे पैराबोला काहे बोल रहे हैं भाई, सॉरी हाइपरबोला, सॉरी आदत हो गया है, पिछले बार पैराबोला ही पढ़ाए थे ना, दिमाग में वही चल रहा है। दूसरा, जब ये a का वैल्यू छोटा हो और b बड़ा हो, तब भी जो पैराबोला बनेगा वो हॉरिजॉन्टल ही बनेगा, वर्टिकल नहीं बनेगा। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, पैराबोला बोल दिए फिर से, सॉरी हाइपरबोला। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला तब भी बनेगा जब ये b बड़ा हो जाए, a छोटा हो जाए, दोनों ही केस में। ये एलिप्स के जैसा नहीं है। एलिप्स में अगर हम लोग b को बड़ा, a को बड़ा, तो एलिप्स वर्टिकल बन जाता था, और अगर इसको ऐसे रखने से एलिप्स हॉरिजॉन्टल बनता था। बट हाइपरबोला जो है, हाइपरबोला का ये वाला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर हम लोग a को बड़ा, b को छोटा, b को बड़ा, a को छोटा चेंजेस करते हैं तो फिर भी ये हाइपरबोला ऐसे ही दिखेगा, हॉरिजॉन्टल ही बनेगा, ठीक है। तो सर वर्टिकल कब बनता है, क्या वर्टिकल बनता है कि नहीं बनता है? वर्टिकल भी बनता है, बट हम लोग को नहीं पढ़ना है। वर्टिकल हाइपरबोला भी एग्जिस्ट करता है लेकिन नहीं पढ़ना है। हम इंटरेस्टेड है तीसरा टाइप का जो केस है उसमें बात करने में, जब ये a और b बराबर हो जाए। जब ये a और b, पता है ना क्या है भाई? अरे पहले तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ये सब मार्क नहीं किए हैं। ये आपका थोड़ा सा और इसमें कुछ हम बता दें, जैसे आपको हम बताए थे कि जो एलिप्स होता है उसका भी कोऑर्डिनेट्स होता है ना, जो उसका फोकस होता है एलिप्स का, वहाँ पर भी कोऑर्डिनेट्स होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें थोड़ा एलिप्स से, अब हम इसको कंपेयर भी अभी करेंगे। पहले ये जरा हमको बता दें, फिर थोड़ा इसको एलिप्स से कंपेयर करेंगे। जैसे एलिप्स का जो कोऑर्डिनेट था AE,0 और माइनस AE,0, वो सबसे कंपेयर करके थोड़ा सा आपको कंपेरिजन भी करवाएंगे हम। पहले ये तीसरा जो है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इस केस में क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं
वो वाला कि वो थोड़ा सा अलग किस्म, अभी समझ लीजिए कि जब ए बी बराबर हो इस इक्वेशन में तब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो यहां से इक्वेशन अब सिंप्लीफाई होकर क्या होगा, ए और बी को बराबर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन बिल्कुल 100% होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर, अब आप बोलिएगा सर रेक्टेंगुलर हाइपर, अगर आप पढ़े होंगे कहीं पर तो आप देखेंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन तो ये होता है एक्स इंटू वाई बराबर कांस्टेंट। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे भाई, इसके बारे में बहुत लोग परेशान हो गए, एक्स इंटू वाई बराबर कांस्टेंट, ये कैसे रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये इक्वेशन अगर आप पहले जिसको पता है उसको बोल रहे हैं, बाकी हम पहले इसको डिस्कस करते हुए तब इस वाले इक्वेशन पे जाएंगे, लास्ट में बहुत मजा आएगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है गाइज, सपोर्ट कीजिए गाइज। तो खैर यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको फटाफट अब एलिप्स से कंपेयर करके फटाफट जो मेन मुद्दा है उसकी तरफ चलते हैं। तो इस पर भी हम लोग वापस आएंगे, फिर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये वाला जो है इस पर वापस आएंगे। जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हम लोग के पास। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हमको नहीं करना है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, मतलब आप ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं करना है, जितना रिक्वायरमेंट है वही कंटेंट हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि आपका यूनिवर्सिटी में ये है कि नहीं, ये वाला पार्ट ये सब है कि नहीं, मतलब ठीक है होगा ही भाई, ये तो बेसिक मैथ्स टाइप पे चल रहा है। ठीक, तो अभी हम जब एलिप्स बना रहे थे, है ना, कंपेयर कर रहे हैं इसको एलिप्स से, जब एलिप्स हम लोग बना रहे थे भाई, तो एलिप्स में ये हम लोग जब मार्किंग कर रहे थे तो यहाँ पर लिख रहे थे इसका ए ई कॉमा ज़ीरो, राइट, और यहाँ पर लिख रहे थे ज़ीरो, मतलब आई मीन सॉरी माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो, माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो ये लिख रहे थे। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट, यहाँ पर जो इसका फोकस है, यहाँ पर इसका फोकस होता है, यहाँ पर इसका एक फोकस होता है और ये इसका यहाँ पर दूसरा फोकस होता है इसका एलिप्स का, सॉरी आई मीन हाइपरबोला का। और यहाँ पर इसका जो होता है ना, ये आपको जो लाइन दिख रहा है इसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। जैसे इसका भी लेटस रेक्टम होता है, इसका लेटस रेक्टम ये वाला होता है। लेटस रेक्टम का मतलब क्या होता है, वो लाइन जो फोकस से पास करे। जैसे पैराबोला का भी लेटस रेक्टम होता था, खैर ये सब ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। वैसे ही इसका भी यहाँ पर लेटस रेक्टम होता है, तो उसमें ज़्यादा हम इंटरेस्टेड नहीं है, लेटस रेक्टम का फिजिक्स में कोई वैसा खास यूज़ नहीं है। फिर भी अगर आ जाए तो लेटस रेक्टम वो लाइन होता है जो कि फोकस से पास करता है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा हाइपरबोला का, हाइपरबोला का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कहीं यहाँ लाई करता है, ए ई कॉमा ज़ीरो। ठीक है, यहाँ कहीं हाइपरबोला का कोऑर्डिनेट लाई करता है, उस तरफ दिख रहा है कि नहीं, अरे एकदम जबरदस्त दिख रहा है यार। तो उसका कोऑर्डिनेट जो होता है हाइपरबोला का वो कहीं यहाँ लाई करता है, ए ई कॉमा ज़ीरो। ठीक है, और एक और जो होगा ए ई कॉमा ज़ीरो, ऑब्वियसली वो भी कहीं यहाँ लाई करेगा। ठीक है, वो भी कहीं यहाँ लाइट करेगा, माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो एक कोऑर्डिनेट था माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे भैया इसका, अच्छा इसका ए कहाँ पर होगा, इसका यहाँ पर क्या होता था, इसका यहाँ पर माइनस ए कॉमा ज़ीरो होता था और यहाँ पर होता था ज़ीरो, सॉरी ए कॉमा ज़ीरो, यहाँ इसका होता था ए कॉमा ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं इसका ए कॉमा ज़ीरो, इसका जो ए कॉमा ज़ीरो वो इस तरफ है और इसका ए ई कॉमा ज़ीरो थोड़ा आगे की तरफ, ए ई कॉमा ज़ीरो इसको थोड़ा आगे की तरफ घसका हुआ है। ठीक है, एक सेकंड, तो हम ये बता रहे थे कि जो इसका ए ई कॉमा ज़ीरो थोड़ा आगे की तरफ यहाँ कहीं पर घसका हुआ है, थोड़ा सा इस तरफ और बनाना चाहेंगे हम। ठीक है, थोड़ा घसका हुआ है इसका ए ई कॉमा ज़ीरो, है ना। तो ऐसा क्यों भैया, इसका ए ई कॉमा ज़ीरो अंदर क्यों, तो बहुत सिंपल है, देखिए आपको एसेंट्रिसिटी पता होगा, एलिप्स का जब हम बात करेंगे, एलिप्स का अगर हम बात करें तो एलिप्स का जो एसेंट्रिसिटी होता है वो 1 से छोटा होता है। ठीक है, हम समझा रहे हैं कि इसका ए कॉमा ज़ीरो कोऑर्डिनेट अंदर क्यों होता है और इसका ए कॉमा ज़ीरो उधर क्यों होता है। अच्छा, इसका ए तो ये हो जाएगा ना, ये इसका ए हो जाएगा हाइपरबोला का, लेकिन एलिप्स का जो ए होगा वो तो यहाँ तक होगा, मतलब ये ए के अंदर ही ये ए ई कॉमा ज़ीरो लाई कर रहा है, लेकिन इसका जो ए ई कॉमा ज़ीरो है वो ए से बाहर चला गया, ए से बड़ा हो गया। कैसे हो गया वो समझाते हैं हम। ए ई पता है ना क्या है, ए ई में ए तो आपको समझ गया वो डिस्टेंस है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और जो ई है वो एसेंट्रिसिटी है हाइपरबोला का या एलिप्स का या जो भी आप पैराबोला जो भी आप ले रहे हैं फिगर। तो इसमें अगर हम लोग इस तरफ ए से मल्टीप्लाई करें और इस तरफ ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करें, तो आपको दिख रहा होगा कि जो इसका ए ई होता है वो ए से छोटा होता है, इसलिए जो इसका ए ई है वो ए से, ये ए डिस्टेंस जो है उससे छोटा है, इसलिए अंदर में लाई करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे हाइपरबोला का, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे हाइपरबोला का, तो हाइपरबोला में जो एसेंट्रिसिटी होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो अगर हम लोग दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आप दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करने पे इसका ए ई जो है वो ए से बड़ा आएगा, इसीलिए इसका जो ए ई है वो ए से बाहर चला गया, बड़ा की तरफ हो गया। समझ में आई ये बात। तो इसलिए इसमें कोऑर्डिनेट मार्किंग ऐसे होता है। हम इसलिए आपको ये सब बता रहे हैं ताकि आप कभी फिगर देख के घबराएं नहीं,
है ना। थोड़ा फिगर जो भी आप देखें कहीं पर भी किताब में, तो आप देख के घबराने का बात इसमें कोई भी नहीं रहे, है ना। और ये वाले लाइन को आप याद ही रखिए, लेटस रेक्टम इसको बोलते हैं। हो सकता है जहां तक मेरे को रिकॉल हो रहा है तो न्यूक्लियर फिजिक्स में शायद इसका लेटस रेक्टम वाला पार्ट का भी जरूरत पड़ेगा, और स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही बनाते हैं इसमें, जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में एक डेरिवेशन है उसमें जब जरूरत पड़ता है तो ये सब आपको सारा समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लोग आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरफ, जिस पे हम लोग का मेन फोकस है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं वो भी आपको इस वीडियो में 100% बताया जाएगा, एकदम जबरदस्त टाइप से बताया जाएगा, और आपको कर्व प्लॉटिंग भी बताया जाएगा। हम ये चेक कर ले रहे हैं कि कहीं पर अगर कुछ बात छूट गया हो बताना, तो मेरे को नहीं लगता कहीं पर कुछ छूट गया। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरफ ही हम लोग को बढ़ना चाहिए। उसमें पीपीटी फाइल होता है जो आपको नोट्स के फॉर्म में मिलता है ना, वही वाला। चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आपको उम्मीद करते हैं हाइपरबोला समझ में आया होगा। ये कर्व ऐसा क्यों होता है बस वही आपको हम नहीं बताए हैं, वो आपको हम बताएंगे एट द एंड जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए, तो आपको अब नेक्स्ट हेडिंग डालना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये तो हम लोग प्लॉट भी कर लिए हैं इसको, और थोड़ा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ने के बाद और फील आएगा, और पैराबोला का और हाइपरबोला का जबरदस्त फील आएगा, जबरदस्त फील आएगा। रेक्टेंगुलर जब पढ़ लीजिएगा ना तो ग्राफ कैसे बनता है, क्या कर्व होता है। अच्छा, आपको लास्ट में भी थोड़ा देर पहले, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हम तीसरा पॉइंट में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक इक्वेशन लिख के दिखाए थे। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है हाइपरबोला का, उससे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक इक्वेशन निकाले थे और बोले थे कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है। तो वहां से भी हम लोग कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे। तो आपको अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, नेक्स्ट बात हम लोगों को करना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर। सबसे पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं ये बताया जाएगा, जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है इक्वेशन। और ये इक्वेशन कहाँ से आया है, ये स्टैंडर्ड वाले से डिराइव किए हम लोग, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था उसी से इसको निकाले हैं। ठीक है, अब इसमें ये कैसे आया, a बराबर b करके ये आया, आपको पीछे भी जस्ट हम बता चुके हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये जो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनता है। ठीक है, जैसे हम पहले आपको हाइपरबोला बना के दिखाए थे वैसे ही इसका भी ग्राफ बनता है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो a,0 होगा, तो इसी से एक हाइपरबोला पास करेगा, और दूसरा जो एक और कोऑर्डिनेट होगा उससे सेकंड वाला हाइपरबोला पास करेगा। सिमेट्रिकली एकदम दिखेगा -a,0 पे। ठीक है, सिमिलर एकदम बनता है फिगर, कोई अंतर नहीं होता है। अब अगर आपको जानना है कि इसको रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं तो उसके लिए आपको एसिम्पटोट पता होना चाहिए। थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा और एसिम्पटोट के बारे में जानना पड़ेगा। बिना एसिम्पटोट जाने आप ये बात नहीं समझ पाइएगा कि आखिर इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते क्यों हैं। ठीक है, और ये तो इक्वेशन है नहीं, आप तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कुछ और इक्वेशन देखें, ये तो इक्वेशन होता नहीं है। तो उसका भी आपको हम फील दिलाएंगे कि आप क्यों किताब और ये सब में x इंटू वाई बराबर कॉन्स्टेंट ये इक्वेशन देखते हैं, वो भी आपको हम समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले ये जो स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन से जो लाए हैं उसको समझाते हैं। तो आपको थोड़ा क्या समझना पड़ेगा, एसिम्पटोट, है ना। पहले आपको थोड़ा एसिम्पटोट जानना पड़ेगा। बिना एसिम्पटोट्स के बारे जाने आप, एसिम्पटोट्स भी लिखा रहता है बहुत जगह, बिना एसिम्पटोट्स के बारे जाने आप नहीं समझ पाएगा कि रेक्टेंगुलर क्यों। आराम से समझ आएगा, एसिम्पटोट्स ज़्यादा टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। एसिम्पटोट बेसिकली है क्या, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं दोज लाइन्स है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, जनरली स्ट्रेट लाइन होता है। दोज लाइन्स विच ट्राइज कोशिश करता है, ट्राइज टू इंटरसेक्ट, या फिर अपीयर ट्राइज थोड़ा अजीब हो जाएगा, है ना। अपीयर्स टू इंटरसेक्ट अ कर्व, अभी समझाएंगे एसिम्पटोट क्या होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं। इसमें रेक्टेंगल तो दिख नहीं रहा है, क्या ये हाइपरबोला रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल बना है क्या, नहीं रेक्टेंगल तो नहीं बना है, तो रेक्टेंगल काहे बोल रहे हैं फिर, ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए आपका। तो वही चीज यहां लिखा है, दोज लाइन्स विच अपीयर टू इंटरसेक्ट अ कर्व एट इंफिनिटी आर कॉल्ड एसिम्पटोट्स, आर एसिम्पटोट्स, है ना, आर कॉल्ड। उन लाइंस को हम लोग एसिम्पटोट्स का नाम देते हैं। अब कैसे क्या होता है अभी हम समझाए नहीं कुछ भी, बस डेफिनेशन लिखे हैं। ठीक है, समझाते हैं। देखिए, जैसे आपको ये वाला लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे आपको ये वाला लाइन दिख रहा होगा, अब अगर हम यहां पर एक ऐसे लाइन बनाते हैं, ये एक ऐसे लाइन बनाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला जो लाइन हम बनाए हैं, ये इस कर्व को, ये वाला जो लाइन हम आपको बना के दिखाए हैं, ये वाला लाइन इस कर्व को, ये वाला, जैसे खास करके इसमें तो उतना फील नहीं हो रहा है, इसमें फील हो रहा होगा, इस कर्व को ये वाला लाइन कहीं इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा, क्योंकि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होता है तो वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करता है, ये आप पढ़े होंगे बहुत जगह। तो ये लाइन अपीयर कर रहा है कि ये मीट करेगा, बट अगर आप किताब और ये सब में पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है एक्चुअली मीट
नहीं करता है। थोड़ा पानी हम पी लेते हैं, गला सूखे जा रहा है भाई, गला सूखे जा रहा है भाई, पढ़ाए पढ़ाए मेरा खून चूस जाए, पानी बैठ के पीना चाहिए। पानी पी के अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। यहाँ पर हम ये रूम में पंखा नहीं चलाए हैं क्योंकि भले ही जो माइक है थोड़ा नॉइज़ कैंसिलेशन माइक है, लेकिन फिर भी कुछ नॉइज़ इससे भी आ ही जाता है, ठीक है, इसलिए पंखा हम यहाँ पर नहीं चलाए हैं। हम ये वीडियो अपना फ़ायदा के लिए बना रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना फ़ायदा के लिए नहीं बना रहे गाइस वीडियो, आपके लिए बना रहे वीडियो, ठीक है। इसमें बहुत एफर्ट लगता है और मेरे को ये बात पता है अच्छे से कि मतलब कभी भी ऐसा दिन नहीं आता है, जितना भी वीडियो आज तक हम बनाए हैं, अभी तक जितना वीडियो हम बनाए हैं, कभी भी कोई एक ऐसा दिन नहीं आया भाई कि मेरे को लग रहा हो कि यार आज मतलब कि वीडियो आज ना बनाए। मतलब ऐसा लगता है वीडियो में भाई बहुत बर्डन है, लेकिन जैसे वीडियो हम ऊपर आ जाते हैं उसके बाद तो फिर कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ अगर बड़ा करना है तो उसमें कष्ट तो लगेगा, ये एक सीढ़ी चढ़ने में बहुत कष्ट लगेगा, लेकिन जैसे ही आप हरदम उसके बारे में सोच रहे हैं, हरदम अप्रोच करेंगे, तो ऑब्वियसली आप आराम से वो सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब कोई चीज़ स्टार्ट करने में बहुत कष्ट होता ही होता है, और कष्ट हो रहा है तभी आप सही डायरेक्शन में हैं। क्योंकि अगर इतना आसान होता तो सभी वो कष्ट को पार करके और आगे नहीं बढ़ जाता। तो कष्ट तो होगा ही भाई, कुछ बड़ा काम करना है तो उसमें कष्ट तो होगा ही, बिना कष्ट के तो नहीं होने वाला। खैर, इतना ज्ञान देने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो लाइन किसी कर्व को ऐसा लगता है कि वो इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा, उस लाइन उस चीज को हम लोग एसिम्पटोट बोलते हैं, उस लाइन को एसिम्पटोट बोलते हैं। जो लाइन किसी कर्व को ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा, तो उस लाइन को हम लोग एसिम्पटोट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला लाइन अभी आपको एसिम्पटोट के जैसा दिख रहा होगा। एसिम्पटोट, अब ये लाइन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही कुछ होगा, कभी कभी क्या होता है ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है यही एसिम्पटोट बन जाता है। मतलब जैसे अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं, जैसे ये ग्राफ बनाइए, तो ये ग्राफ में आपको ये वाला लाइन दिख रहा है, ये लाइन लग रहा है कि ये इन्फिनिटी पे जाके इस एक्सिस को कट करेगा। ये वाला एक्सिस जो आपको दिख रहा है ना, इस एक्सिस को ये लाइन लग रहा है कि इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा, यहां भी कट करेगा, वहां भी कट करेगा। तो ये जो आपका लाइंस हो गया, ये आप मान लीजिए ये आपका है वाई एक्सिस, और सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो उस केस में ये जो लाइंस होगा ना, ये लाइन एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वही एसिम्पटोट बन जाएगा। अब एसिम्पटोट भी बहुत तीन टाइप का एसिम्पटोट होता है, वर्टिकल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और ओब्लिक एसिम्पटोट। अभी इस केस में अगर इस एसिम्पटोट का हम बात करें तो ये ओब्लिक एसिम्पटोट है, ओब्लिकली दिख रहा है ना, ठीक है। लेकिन अगर अभी इसका बात करेंगे, ये वाले का और ये वाले का, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। ये वाला जो एसिम्पटोट है वो इस कर्व को कट करने वाला है इन्फिनिटी पे, और ये एसिम्पटोट इस लाइन को कट करने वाला है इन्फिनिटी, मतलब ये कर्व को इन्फिनिटी पे कट करने वाला है। तो ये कैसा एसिम्पटोट हो जाएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गया होगा, एसिम्पटोट कुछ नहीं होता है भैया, एक लाइन होता है जो किसी भी कर्व लाइन को इन्फिनिटी पे जाके कट करने वाला है होता है, बट कर नहीं पाता है ना। लिमिट वाला चीज यहां पर हो गया, करने का कोशिश, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो, बस जीरो को छूने का कोशिश कर रहा है लेकिन छू नहीं पा रहा है। वैसे ही एसिम्पटोट भी होता है, इस कर्व को सोचता है, इरादा रखता है कि मैं कभी उसके साथ मिल जाऊंगा और मेरा उससे शादी हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। ये दुखद घटना एसिम्पटोट का है। खैर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एसिम्पटोट समझ में होगा। अब एसिम्पटोट को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से क्या कनेक्शन है, एसिम्पटोट से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को क्या कनेक्शन, बहुत लोग बोर भी हो गया, हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं आगे, ठीक है। एसिम्पटोट को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से क्या लेना देना, ये आप लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं, बताते हैं। देखिए, ऐसे जब भी मेरे पास कहीं पर हाइपरबोला है, मान लेते हैं ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, ये रेक्टेंगुलर नहीं है, मान लेते हैं ये स्टैंडर्ड है, फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो होता है ना, उसमें ये जो एसिम्पटोट है, दो एसिम्पटोट्स यहां पर पॉसिबल होगा। देखिए, एक और एसिम्पटोट हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज ऑल्सो एसिम्पटोट, क्योंकि ये भी लग रहा है कि जाकर के कट करेगा। तो जब ये एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल थीटा बनता है, थीटा मतलब कुछ भी एंगल बन सकता है, एनी एंगल थीटा बनता है, तब इसको हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड हाइपरबोला बोल के निकल जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है, जब ये थीटा 90 डिग्री हो जाता है, तब एसिम्पटोट्स आपस में परपेंडिकुलर होता है, और इधर से भी परपेंडिकुलर होता है, और ऊपर से भी परपेंडिकुलर होता है, और नीचे से भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब जब ये एसिम्पटोट्स 90 डिग्री पे कट करने लगता है एक दूसरे को, और एसिम्पटोट कब होगा, जब उस कर्व को वो 90 पे, जब उस कर्व को वो इन्फिनिटी पे कट करेगा, तभी एसिम्पटोट बोलना है। तो जब ये एसिम्पटोट्स एक दूसरे को 90 पे कट करने लगता है,
तब जो हाइपरबोला बनता है वो रेक्टेंगुलर बनता है। सर कहा सब बोले, समझ में नहीं आया। चल भाई देख, जैसे अभी तो ये स्टैंडर्ड हाइपर, इसको मिटा रहे हैं अभी हम, अभी तो ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो इसमें ये जो एसिम्प्टोट्स है ये कुछ भी एंगल, थीटा कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू है ना, एनी वैल्यू कुछ भी हो सकता है थीटा का वैल्यू, जरूरी नहीं 90 होगा, ठीक है। अब हम इधर आपको समझाते हैं, देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, किसके बीच में, किसके बीच में, बिटवीन द टू एसिम्प्टोट्स, बिटवीन द टू एसिम्प्टोट्स। जब ये एसिम्प्टोट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री बनने लगे थीटा, चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास ग्राफ है और यहां पर मेरे पास ये दो हाइपरबोला है, ये मेरे पास दो हाइपरबोला है, और जब ये दो हाइपरबोला में ये जो एसिम्प्टोट्स हम बना रहे हैं, जब ये एसिम्प्टोट्स में ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये भी एंगल 90, तो ये भी एंगल 90, जब ये एंगल 360 आ जाए तो आप बताइए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 360 किस में होता है, रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल जो बनता है, रेक्टेंगल, अरे भैया रेक्टेंगुलर लिखा है ना, तो रेक्टेंगल जो होता है उसमें ये चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। वैसे ही तो 90 डिग्री मतलब दो लाइंस के बीच में एंगल कितना, दो लाइन के बीच में एंगल कितना बनता है, 90। वही तो यहां पर भी हो रहा है, दो लाइन के बीच में 90, दो लाइन के बीच में 90, दो लाइन के बीच में 90, दो लाइन के बीच में 90। वही यहां भी हो रहा है, दो लाइन के बीच में 90, दो लाइन के बीच में 90, दो लाइन के बीच में 90, दो लाइन के बीच में 90। तो ये एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना रहा है। जैसे रेक्टेंगल में कैसे होता है 90 90 90 90 90 दिखता है, वैसे ही ये एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम लोग ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाते हैं तो इसको बोलते हैं ना रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर जब ये सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो ये 90 90 90 बना रहा है, इसीलिए ये एसिम्प्टोट्स, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये एसिम्प्टोट्स, इसीलिए यहां पर जो ये हाइपरबोला बनेगा उसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं, क्योंकि इनका जो एसिम्प्टोट होता है। अरे हाइपरबोला रेक्टेंगुलर नहीं है भाई, हाइपरबोला जो बना है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, लेकिन ये हाइपरबोला से जुड़ा हुआ जो टर्म है जो कि एसिम्प्टोट है वो 90 पे इंटरसेक्ट किया, तो वो 90 पे इंटरसेक्ट किया तो रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी होता है कि उसका चारों एंगल का सम 90 होता है, वैसे ही यहाँ 90 90 फॉर्मेशन हो रहा है एसिम्प्टोट के बीच का एंगल, इसीलिए एसिम्प्टोट्स 90 पे इंटरसेक्ट किया, वो रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है उसको दिखाया। तो इसीलिए ये जो हाइपरबोला है, इन एसिम्प्टोट्स का जो हाइपरबोला है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो असल में हाइपरबोला रेक्टेंगुलर नहीं होता है, उनका एसिम्प्टोट 90 पे कट करता है और रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला चीज यहां पर दिखता है, मतलब कि पर ये देखिए ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है और ये वाला जो लाइन है 90 पे बन रहा है, मतलब ये भी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हुआ, 90 पे कट कर रहा है। तो ये एसिम्प्टोट 90 पे कट किया और पूरा एंगल का सम 360 हुआ, इसीलिए ये रेक्टेंगल का जो एक प्रॉपर्टी वाला चीज है उसको दिखाना शुरू किया। एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, देखिए रेक्टेंगल का इंटीरियर एंगल का सम 90 होता है, वही चीज यहां पर भी 90 वाला दिख रहा है, इसीलिए हम लोग ये जो हाइपरबोला बनेगा ना, इस एसिम्प्टोट के केस में जो हाइपरबोला बनेगा उसको रेक्टेंगुलर। लेकिन इस एसिम्प्टोट, इन एसिम्प्टोट्स के बीच में एंगल थीटा है। अब बहुत लोग कमेंट करेगा सर यहां तो 90 बन रहा है, अरे भाई थीटा मान ले भाई, मान ले कि ये लाइन, यहां पर ये लाइन 45 बनाना जरूरी है, ये लाइन जो है यहां पर 45 बनाना जरूरी है, नहीं हो सकता है ये लाइन 60 डिग्री पे हो, लाइन देख करके थोड़ी एंगल जज होता है भैया, एंगल बताना पड़ेगा। अब तो यहां आपको एंगल बता दिया कि 90 बन रहा है, यहां पर क्यों 90 बन रहा है वो भी बताएंगे आराम से, ठीक है। अभी क्यों 90 बन रहा है वो भी बताएंगे। देखिए एक मेरे पास जनरल इक्वेशन होता है, यहां पर हम बताते हैं आपको, चलिए यह तो समझ में आ गया ना कंपैरिजन, ये वाला ये आपका रेक्टेंगुलर हुआ और ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला हुआ। अभी हम यहां पर आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन के ही जैसा इक्वेशन होगा, ठीक है। वो होता है आपका y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, ठीक है, ये इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। आपको यहां पर दिख रहा होगा साफ साफ कि ये जो आपको है वो स्लोप दिख रहा होगा आपको, है ना, ये स्लोप दिख रहा होगा और ये x तो x एक्सिस, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से कंपेयर आप कर सकते हैं, ये स्लोप हो जाएगा, है ना, माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा स्लोप। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये किसका इक्वेशन लिखा हुआ है, तो ये जो आपको यहाँ पर एसिम्प्टोट्स बन रहा है उसका इक्वेशन लिखा हुआ है। तो जैसे अगर ये वाला एसिम्प्टोट का हम बात करेंगे, इस वाले एसिम्प्टोट का, तो ये एसिम्प्टोट किस एक्सिस में लाई कर रहा है, तो ये इस क्वाड्रेंट में जा रहा है और इस क्वाड्रेंट में जो टैन होता है मतलब स्लोप नेगेटिव होता है, तो ऑब्वियसली ये जो एसिम्प्टोट आपको दिख रहा है इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। ये एसिम्प्टोट में देखिए थीटा बड़ा बन रहा है ना, ऐसे बड़ा बनेगा ना इसका थीटा 90 से बड़ा बनेगा, तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, तो इसलिए ये जो इक्वेशन माइनस बी बाई ए वाला होगा वो इस एसिम्प्टोट के लिए होगा। और ये जो एसिम्प्टोट है उसका इक्वेशन हो जाएगा y, जल्दी फटाफट बताते हैं, y इज इक्वल्स टू प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है, देख सकते हैं आप स्लोप इसका पॉजिटिव है। तो ये जो लिखे है ना इक्वेशन, ये
इक्वेशन से पता चलता है कि एसिम्प्टोट कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जो एसिम्प्टोट, अब ये जो हम जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड बताएं, ये सिर्फ किसके लिए था, ये सिर्फ स्टैंडर्ड हाइपरबोला का जो एसिम्प्टोट, स्टैंडर्ड हाइपरबोला का जो एसिम्प्टोट बन रहा है उसके लिए, स्टैंडर्ड हाइपरबोला का एसिम्प्टोट के लिए, स्टैंडर्ड हाइपरबोला का एसिम्प्टोट के लिए, ठीक है, जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है उसका एसिम्प्टोट का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो हम बताने वाले हैं वो ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसका एसिम्प्टोट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उसमें तो ए और बी बराबर होता है। अरे भैया रेक्टेंगुलर, ये इस लाइंस ऐसे 90 पे क्यों बन रहा है ना, वो हम समझा रहे हैं आपको अभी, वो बताने वाले हैं कि एसिम्प्टोट इसका परपेंडिकुलर कैसे है और इसका एसिम्प्टोट परपेंडिकुलर क्यों नहीं है, उसको थोड़ा आइडिया देने वाले आपको। तो ये जो एसिम्प्टोट्स बन रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसमें ए और बी बराबर होता है, मतलब उसमें यहां पर जो ए और बी है उसको इक्वल पुट करना पड़ेगा। अगर हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बात कर रहे हैं तो कंडीशन वही होता है उसके लिए। तो यहां पर हम वही कर रहे हैं, देखिए यहां पर करके दिखाते हैं, ये लाइन हम यहां बीच से खींच दिए, ज्यादा गचपच तो नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग देखेंगे y इज इक्वल टू और ए और बी को इक्वल पुट कर देंगे तो y बराबर प्लस माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। अगर ए और बी को इक्वल पुट कर दे फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहां पर लिखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आएगा। मतलब एक इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू प्लस एक्स का और एक इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। तो ये जो आएगा ना इक्वेशन, ये एसिम्प्टोट का इक्वेशन है। और किसका एसिम्प्टोट का इक्वेशन है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसिम्प्टोट का इक्वेशन है। अब आप ध्यान से देखिए, ये आया है y बराबर प्लस एक्स, जो मेरे से पढ़ा है ना ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, ये सब उसको ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आपको यहां पर कहां लिख के दिखाए हम, चलिए इधर लिख के दिखाते हैं, मिटाते हैं इसको, है ना, ये तो आप समझिए गए होंगे। यहां पर देखिए क्या है ना, चलिए कहीं लिखना, यहीं पर कहीं लिखना होगा, नीचे लिखते हैं, चलिए यहीं पर बताते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। अब यहां पर प्लस सी वाला तो कोई टर्म नहीं है, तो ये सी जीरो हो गया। स्लोप कितना है इसका, -1, तो स्लोप नेगेटिव है और -1 है, तो -1 कब बनता है स्लोप, जब थीटा, यहां पर जब थीटा होता है, ये चलिए यहीं पर बना देते हैं, ये थीटा कितना होगा, ये थीटा 135 डिग्री होगा, ठीक है। थीटा tan 135 डिग्री कितना आता है, -1, ठीक है। क्या करें, मिटाएं कहाँ, चलिए इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला को, ये तो आप लिखिए लिए होंगे ना, यहीं पर लिखते चलिए, थोड़ा सा लिख के दिखाना पड़ेगा, कोई उसका उपाय नहीं है। तो यहां पर देखिए ये जो लिखा हुआ है y बराबर -x, इसको अगर हम लोग देखें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहां पर m का वैल्यू क्या मिल रहा है, यहां पर m का वैल्यू -1 मिल रहा है, यहां पर m का वैल्यू क्या मिल रहा है, -1, c तो 0 है तो c को हटा देते हैं, तो m का वैल्यू -1 मिल रहा है, और m का वैल्यू -1 मिलता है tan 135 डिग्री पे ही, ठीक है, tan 135 डिग्री पे ही। और tan 135 डिग्री पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है मतलब यहां से एंगल कितना बन रहा होगा, 45, यानी कि यहां से ये 45 डिग्री पे होगा। तो अगर ये 45 होगा तो ये वाला जो एंगल बनेगा, चलिए इसको हम एक काम करते हैं, मिटा देते हैं ये जो एंगल्स बनाए हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आया कि ये 135 क्यों होगा, आ गया सर, ये 135 क्यों होगा, ये 135 इसलिए होगा क्योंकि ये जो एसिम्प्टोट है इसका इक्वेशन y बराबर -x है। तो अगर y बराबर -x है, इस वाले एसिम्प्टोट का इक्वेशन, ये वाले एसिम्प्टोट, ये एसिम्प्टोट क्यों है, क्योंकि ये इस कर्व को जाकर के इंफिनिटी पे कट करने वाला है, इसलिए एसिम्प्टोट है। तो ये वाला जो एसिम्प्टोट है इसका एंगल कितना बन रहा है, 135 डिग्री। एंगल हमेशा यहीं से मेजर होता है, पॉजिटिव एक्स से, ये सब बताया हुआ है। तो ये 45 होगा। तो अगर ये 45 है, अगर ये 45 है, तो अब ये नेक्स्ट वाले एसिम्प्टोट का अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट ये वाला एसिम्प्टोट का, इधर वाला जो एसिम्प्टोट है, इसका इक्वेशन है y बराबर x। तो y बराबर x कब होता है, पॉजिटिव x। इसका मतलब है कि जो स्लोप होगा, अगर कंपेयर करेंगे इसको mx से, तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। और स्लोप 1 आ रहा है ना, m बराबर 1 आ रहा है यहाँ पर। m 1 कब आता है, जब tan कितना होता है, 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो एक और आपको दिख रहा है एसिम्प्टोट, ये वाला एक और जो एसिम्प्टोट दिख रहा है, ये वाला, इसका यहाँ पर ये जो पॉजिटिव एक्सिस है उससे कितना एंगल बना होगा, 45 डिग्री। तो अगर ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 45 है। अगर ये वाला 45 डिग्री बन रहा है, ये एंगल, दिस इज एंगल, ये एंगल अगर 45 है तो ये वाला एंगल 45 हो जाएगा। और ये 45 है तो ये भी 45, ठीक है। फिर ये 45 है तो ये भी 45 और ये भी 45। तो भाई हो गया कि नहीं हो गया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख भाई, ये 45 डिग्री आया ना, क्योंकि ये 135 था तो ये 45, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी 45 आया इस वाले एसिम्प्टोट के लिए, तो ये 45 है तो ये भी 45, तो ये 45 डिग्री है अगर, तो ये बचा हुआ जो एंगल होगा इससे वो 45 बनेगा, ये भी 45 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 45 है। अब ये 45 क्यों है, ये वाला 45 क्यों है, क्योंकि इसके सामने वाला ये 45 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये 45 45 45 45 45, ये 45 क्यों हुआ, क्योंकि ये 45 है। देख ले भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना है। तो मतलब ये दोनों एसिम्प्टोट्स आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनका इक्वेशन ये आ रहा है। अब ये इक्वेशन कैसे है, ये स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन से। ये स्टैंडर्ड वाला में क्या किए हम लोग, ए और बी को इक्वल किए, ए और बी को इक्वल किए तभी जाके ये इक्वेशन आया। और ये एसिम्प्टोट का इक्वेशन आने का मतलब ये है कि ये दोनों एसिम्प्टोट्स आपस में परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर क्यों होगा, क्योंकि 45 45 45 45 सब जगह पे बन रहा है। तो अगर ये 45 है
और तो ये वाला भी कितना है 45, तो ये 45 और ये भी 45, तो ये पूरा कितना होगा 90। मतलब ये एसिम्पटोट जो होगा और ये एसिम्पटोट आपस में एक दूसरे पे 90 पे होगा, क्योंकि ये 45 और ये भी 45, तो 90 बन रहा होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आएगा समझ में आएगा तो कमेंट करके आप बता सकते हैं हमको, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। दोबारा एक बार रिमाइंड करके आप वीडियो देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया ये जो हमको समझाए हैं तो। अगर नहीं आया समझ में, दोबारा वीडियो रिमाइंड करके देखिए, ठीक है। हम दोबारा एक बार यहाँ पर इसको बना देते हैं, अगर नहीं आया समझ में तो, ठीक है। दोबारा बना के समझा देते हैं, देखिए आराम से देखिए, फिर से देखिए, दोबारा देखिए। ये पहले समझ में आया ना, ये एसिम्पटोट का कैसे हुआ भाई, एसिम्पटोट का इक्वेशन यहीं से जज होता है, यही वाले से। अब इनका इसलिए नहीं हो रहा है, इनका एसिम्पटोट परपेंडिकुलर क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें तो यहाँ पर स्लोप 1 नहीं ना है। अरे भैया, क्या स्टैंडर्ड हाइपरबोला में ए और बी बराबर होता है? नहीं, स्टैंडर्ड हाइपरबोला में कहाँ ए और बी बराबर होता है। ए और बी तभी बराबर होता है जब हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बात करते हैं, जो इधर हम बात कर रहे थे। तो इसलिए इसका ए और बी कभी बराबर ही नहीं है, तो ए और बी बराबर ही नहीं है, तो इसका जो स्लोप है वो 1 आएगा ही नहीं। तो मतलब ये एंगल 45 डिग्री नहीं बनेगा, सॉरी 90 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि ये एंगल को गारंटी थोड़ी है भाई 45 होगा। ये एंगल 45 डिग्री कब होगा, जब ये लाइन जो होगा, ये लाइन जो होगा इसका इक्वेशन y बराबर x होगा। तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन y बराबर x कहाँ है, इसका तो y बराबर b बाई a इंटू एक्स है, और ये b और a कटेगा नहीं इसमें, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइपरबोला में b और a बराबर नहीं होता है। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा रिमाइंड करके देखिए वीडियो। देखिए हम सिंपल बात बोल रहे हैं कि इसमें b और a बराबर है, बताओ क्या b और a इसमें बराबर है, बताओ नहीं बराबर है। तो जब b और a बराबर ही नहीं है तो कटेगा नहीं, तो जिसका जो स्लोप है वो 1 नहीं आएगा। स्लोप मतलब m का वैल्यू 1 नहीं आएगा, स्लोप 1 नहीं आएगा तो ये 45 नहीं होगा, ये 45 नहीं होगा तो ये 45 नहीं होगा, एंड सो ऑन। तो ये 90 नहीं बनेगा, 90 नहीं बनेगा तो ये एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोल सकते, इसको स्टैंडर्ड बोल के निकल जाएंगे। लेकिन 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 जब a और b इक्वल हो जाएगा, जब a और b इक्वल जैसा कि यहाँ पर हुआ है, a और b इक्वल हो जाएगा तो ये इक्वेशन मिलेगा। इस वाले में जब a और b इक्वल होगा तो ये इक्वेशंस मिलेगा, और ये इक्वेशंस जब मिलेगा तो जो एसिम्पटोट्स होगा उसका ग्राफ, अरे ये सब आपको बता चुके हैं। ये जो लाइन, जैसे ये एसिम्पटोट बन रहा था तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर माइनस एक्स, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर x। तो यहाँ पर 45 बनेगा इसका, तो इसका भी 45 बनेगा, यहाँ भी 45 तो बनबे करेगा। तो ये 45 बन रहा है और ये 45 बन रहा है, तो दोनों एसिम्पटोट परपेंडिकुलर हो गया आपस में, 45। अब ये आपको समझा दिया गया है कि y बराबर x का जो लाइन है वो ऐसा क्यों बनता है, y बराबर x माइनस एक्स ऐसा क्यों बनता है। तो मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर होता है। एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर क्यों हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, क्योंकि a और b इक्वल हो गया। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पर हम लास्ट एक बार बना के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट वाला जो मेरा हाइपरबोला है, उसके ऊपर ज्यादा टाइम बीत गया गाइस, फटाफट हम कर रहे हैं इसको कंप्लीट, ठीक है। लास्ट वाला फिर जो हाइपरबोला है उसके तरफ हम चलेंगे जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन अब बता देते हैं आपको। कंक्लूजन यही है भैया कि अब तो डायग्राम तो हम बना के दिखाइए दिए थे आपको, चलिए यहाँ पर फिर भी लास्टली एक बार बना देते हैं। ये हम किसका डायग्राम बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, बाकी सब खत्म हो गया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डायग्राम बना रहे हैं, और कौन सा वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या इक्वेशन था यार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इस वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन के बेसिस पे हम ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखा रहे हैं, प्लॉट करके नहीं प्लॉट करके। तो ये एक ऐसे बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक ऐसे बनेगा, और इसका एक एसिम्पटोट ऐसे जाएगा, और ये इसका एक एसिम्पटोट ऐसे जाएगा, और ये दोनों एसिम्पटोट्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ 90 डिग्री एंगल सब तरफ से सबटेंड करेगा, इसलिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। ये एसिम्पटोट क्यों है, क्योंकि ये कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करना चाहता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बात हुआ इस वाले इक्वेशन के लिए, और ये इक्वेशन कैसे आया, a बराबर b करके स्टैंडर्ड इक्वेशन में। चलिए अब हम लोग चलते हैं मेन जो हम लोग को बात करना था, दैट इज मेन हमको जो बात करना था। अच्छा, इसमें कॉन्जुगेट एक्सिस और ये सब क्लियर है ना। कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा था इसमें, ये वाला क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस नाम है, ये क्या है कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये क्या है ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, जब हाइपरबोला ऐसे बना हुआ है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन पे, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। ये सब जितना 90 डिग्री और ये सब बताए हैं, ये सब आपको लिखवाएंगे, हम टेंशन नहीं लेना है। जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था उसके बारे में हम चलते हैं लास्ट में। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो फिजिक्स में इस्तेमाल होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब वो भी रेक्टेंगुलर था, जो पीछे अभी जस्ट बताया वो भी रेक्टेंगुलर ही था, क्योंकि उसका एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर था। लेकिन फिजिक्स में जिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बात करते हैं उसके बारे में हम लोग चलते हैं। फिर से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगेन द टॉपिक इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। लेकिन इस बार जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा इट विल बी फॉर फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में इसी टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग प्रीफर करते हैं। अब इसमें ऐसा क्या होता है, इसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x इंटू वाई बराबर सम कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। लेट अस सपोज कि वो कांस्टेंट यहाँ पर कैपिटल सी है,
मान लेते हैं कि कांस्टेंट कैपिटल सी है। अब ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फिजिक्स में जो बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, सबसे पहले तो आपको जो नॉर्मल वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था वो आपको हम बना के दिखाते हैं। जो नॉर्मल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अभी जस्ट बनाए थे जो, ठीक है, ये वाला जो था हाइपरबोला एक ऐसे था और एक ऐसे था, ठीक है, और इसमें ये लाइन ऐसे था एक, और एक ये लाइन था, और ये एसिम्पटोट्स था बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या बोल रहे थे, ये वाले को बोल रहे थे कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, और ये वाले को क्या बोल रहे थे, ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग बोल रहे थे एसिम्पटोट्स, दिस वेयर एसिम्पटोट्स, ये क्या है, एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट है। और ऑब्वियसली हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बात कर रहे हैं तो यहाँ 90 बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, मार्क कर दिए हैं, ठीक है। और ये जो बना हुआ है, ये वाला जो हाइपरबोला बना हुआ है, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये फर्स्ट टाइप का जो बना हुआ है, दैट इज फॉर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसके लिए बना हुआ है। अब हम बात करेंगे फिजिक्स वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का दूसरा। देखिए फिजिक्स में जो बनता है ना, तो फिजिक्स में हम लोग ये वाला पढ़ते हैं, एक्स बराबर वाई इंटू सी, ये वाला पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, अभी हम बना रहे हैं, अब हम बनाने जा रहे हैं मेन। देखिए इसमें भी देखिए थोड़ा सा बस चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा बस, आराम से आप देखे भी होंगे, ये देखिए आराम से ऐसा बनता है ये वाला, ये ऐसे, ये बनाते हैं हम लोग फिजिक्स में, ये वाला। अब ये हुआ क्या भैया, ये वाला जो हाइपरबोला था उसको ऐसे घुमा दिए बेसिकली, अब थोड़ा सा वहां पर छोटा बनाया हम का, की जगह नहीं था, ये वाला हाइपरबोला को ऐसे घुमा दिए हम, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइंस था जो हम आपको बनाए थे, आपका ये क्या कहते हैं उसको, एसिम्पटोट्स, वो वैसे ही रहने दिए। अब ये एसिम्पटोट नहीं है, इस हाइपरबोला के लिए ये एसिम्पटोट नहीं रहा। ये फिजिक्स में यही वाला हम लोग बनाते हैं, एक्स और वाई तो वही वेरिएबल हुआ, ये सी एक कांस्टेंट है, आपको बता चुके हैं। तो वही हम कह रहे थे कि ये अब ये जो बना है ना, अब ये जो आपका बना हुआ हाइपरबोला, अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एसिम्पटोट नहीं रहा अब, क्योंकि एसिम्पटोट उसको बोलते हैं जो किसी कर्व को 90 डिग्री पे जाकर के इन्फिनिटी पे, मतलब जाकर के इंटरसेक्ट करता है। कहाँ इंटरसेक्ट करता है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये जो एसिम्पटोट है, भले ही ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये अब इस हाइपरबोला के लिए एसिम्पटोट नहीं रहा। तो अब एसिम्पटोट कौन है, अब एसिम्पटोट ये है, इसको चलिए हम 90 मिटा रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा ना कि ये जो हाइपरबोला है, अभी समझाएंगे सबकी ग्राफ क्या हुआ, कैसे हुआ, सब समझाएंगे। ये जो हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला इस एक्सिस को कहां टच करेगा, ये एक्सिस को, वाई एक्सिस को, इंफिनिटी पे जाकर के। यानी कि इस हाइपरबोला के लिए अब रेक्टेंगुलर वाला जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये इक्वेशन के लिए अब जो है ये वाला जो एक्सिस है इस हाइपरबोला के लिए ये एसिम्पटोट हो गया। और ये वाला जो हाइपरबोला है उसके लिए भी यही जो एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो आपका हो गया एसिम्पटोट, ठीक है। क्योंकि अब भाई देख भाई, ये जो हाइपरबोला इस तरफ जब जाएगा तो ये जो दिख रहा है ना एक्सिस, वही ना जाकर के इस हाइपरबोला को इंफिनिटी पे जाकर इंटरसेक्ट करेगा, और ये वाला जो एक्सिस है ये भी इस हाइपरबोला को इंफिनिटी पे जाकर के इंटरसेक्ट करेगा। एकदम जबरदस्त, एकदम जोरदार। तो यानी कि अब ये वाले को हम लोग बोलेंगे एसिम्पटोट, एसिम्पटोट। और ऑब्वियसली यहां पर हम लोग किसका बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। जो भी यहां पर बात चल रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बात चल रहा है। तो ऑब्वियसली ये दोनों एसिम्पटोट्स आपस में परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है भी, देख ले परपेंडिकुलर है भी, ये देख परपेंडिकुलर, ये देख परपेंडिकुलर। अबे एक्सिस से तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। अब तो मतलब कि यहां पर इसके केस में ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसके केस में ये जो एक्सिस है वो वही एसिम्पटोट बन गया, एक्सिस है एसिम्पटोट बन गया। काहे कि ये जो एक्सिस है वही जाकर के इस हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे कट करने वाला है, ठीक है, और ये वाले को भी कट करने वाला है ना। अब देख भाई, ये भी 90 यहां बन रहा है, देख रेक्टेंगुलर बन रहा है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिख रहा है कि नहीं, है ना। अब ये मत बोलना ही बड़ा बना दिया, पागल 90 है वो भी, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आएगा उम्मीद करते हैं, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं चल भाई, इसके बारे में लिखेंगे हम लोग। तो फर्क क्या है, फर्क क्या है, और भी एक चीज है, एक बहुत बड़ा बात देख भाई, इसमें ये कॉन्जुगेट एक्सिस था और ये था ट्रांसवर्स एक्सिस। अभी जब ये हाइपरबोला को हम ऐसे घुमा दिए, ये वाला को यहां पहुंचा दिए और इसको नीचे पहुंचा दिए, क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा दिया इसको, और इतना घुमा दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया भाई साहब, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में ना ऐसे टिल्ट कर दिया हाइपरबोला को। तो इसका जो एक्सिस है, हाइपरबोला का जो एक्सिस है वो भी चेंज हो गया। ये हाइपरबोला के लिए ये एक्सिस होगा और ये हाइपरबोला के लिए ये एक्सिस होगा। भैया जो एक्सिस होता है वो तो हाइपरबोला से पास करता है ना, अब ये कहां से पास कर रहा है, ये तो पास नहीं कर रहा है हाइपरबोला से, तो यानी ये अब एक्सिस नहीं होगा। अब एक्सिस ये डैश लाइन बन जाएगा, एकदम बात चेंज हो गया। तो यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे, देख ऐसा नहीं लग रहा है ये ट्रांसवर्स एक्सिस से उठ गया है, ऐसा नहीं लग रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस, तो अब इसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। आराम से एनालाइज कीजिए भाई, पूरा समझ में आएगा। दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो आपको हो जाएगा, दिस विल बी कॉन्जुगेट एक्सिस, राइट, दिस विल बी कॉन्जुगेट एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस ऐसे उठ गया, ये उधर से उठ गया है,
क्लियर है बात? ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, जो कि यहां से ऐसा नहीं लग रहा ट्रांसवर्स एक्सिस, जो हाइपरबोला घुमा तो उसके साथ साथ हाइपरबोला का एक्सिस भी घूम गया, क्योंकि भैया हाइपरबोला कहां बनाते हैं? एक्सिस पे, जो उसका ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस होता है वहीं पर। क्लियर है बात? इसलिए ये सब बताए थे ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट, ताकि ये सब समझा पाए। अब जरूरी नहीं है कि हाइपरबोला यहीं यहीं बनेगा, हम चाहे तो उसको और घुमा दे, हम चाहे तो ये हाइपरबोला यहां पहुंचा दे, इसको यहां पहुंचा दे, वो वैसा भी बनेगा, वो भी रेक्टेंगुलर होगा। अच्छा, ये 90 डिग्री वाला बात तो समझ में आ गया ना? अच्छा, तो अब हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं ये वाले हाइपरबोला का, इसको हम मिटा देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये वाला जो हाइपरबोला आता है रेक्टेंगुलर है, जो कि वो जनरलाइज्ड इक्वेशन जो हाइपरबोला का होता है, स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन, उससे आया है। और ये हाइपरबोला जो फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं, फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, सब बताएंगे अभी। पहले हम लोग फटाफट जो है इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है? ये ग्राफ बोलते हैं यार, सॉरी, मतलब कि पहले फटाफट इसके लिए समरी लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना जो तभी से हम बता रहे हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट ये भाई, इसके बारे में नोट करने वाला, इसी के अंदर नोट करना है। पहला पॉइंट ये है द एक्सिस दैट इज y axis and x axis are itself become, वो खुद ही आर itself become, थोड़ा मेरा इंग्लिश फ्रेंच है, फ्रेंच और जर्मन और फ्रेंच जर्मन एंड इंग्लैंड एंड पेरिस एंड जर्मनी सबका मिला के इंग्लिश है, तो इसलिए थोड़ा भारी आपको समझ में ना आएगा। तो यहाँ पर द एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस आर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी हम पढ़े हैं, द एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस आर हैव इटसेल्फ बिकम, एक्स एक्सिस हैव इटसेल्फ बिकम द asymptote at itself become the asymptote of the रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, RH लिख दे रहे, समझ जाना, ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपर, ये खुद ही इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसिम्पटोट बन गया है। अब हम थोड़ा सा आपको यहां पर लिख के बताते हैं, ठीक है? एक्चुअली, है ना, एक्चुअली द हाइपरबोला इटसेल्फ, मतलब हाइपरबोला खुद, इटसेल्फ इज नॉट रेक्टेंगुलर, खुद ही जो हाइपरबोला होता है वो रेक्टेंगुलर नहीं होता है, बट actually the hyperbola itself is not rectangular, but the asymptotes of hyperbola, asymptotes of rectangular hyperbola are, obviously यहां पर rectangular का ही बात कर रहे हैं, are perpendicular, so it forms, है ना, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको ये एसिम्पटोट्स दिख रहा है, ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हो गया, तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्सिस वाई एक्सिस बना रहा है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे सो इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि इसका जो ये जो हाइपरबोला है ये खुद रेक्टेंगुलर नहीं है, क्योंकि इसका जो एसिम्पटोट्स है ये और ये वो परपेंडिकुलर है, और वो एक रेक्टेंगल का जैसे इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है वैसा दिख रहा है, इसी मतलब वही प्रॉपर्टी इसमें भी दिख रहा है कि सारे एंगल्स का सम 360 है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है? तो ये समझ में आया होगा आपको ओवरऑल कि क्यों रेक्टेंगुलर बोलते हैं भैया, हाइपरबोला खुद रेक्टेंगुलर नहीं होता है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट, अब हम लोग लास्ट चलेंगे, इस इक्वेशन से थोड़ा खेलना सीखेंगे, ठीक है? अब एक चीज़ और आपको हम बताए थे, तीसरा पॉइंट यहाँ पर एक और हम बताना चाहेंगे आपको, ये तो हो गया। अब तीसरा पॉइंट में एक और ग्राफ आपको हम बना के दिखा दें ताकि आप ज़्यादा पगलाएं नहीं बाद में, ठीक है? ये लिख लिए होंगे आप, उम्मीद करते हैं। फटाफट हमको भी बताना है कितना टाइम हो गया, वीडियो कितना लंबा हो गया भाई साहब, वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए फटाफट अब इसको एंड करना है हम लोग को, ठीक है? छोटा सा चीज़ और बताना है, एक चीज़ और लास्ट में बचा हुआ है, अभी आपको हम बताए नहीं कि ये ग्राफ ऐसे कैसे बनता है, अभी भाग मत जाइएगा भाई, भागना नहीं, अभी ये ग्राफ ऐसे कैसे बनता है वो भी हम बताने वाले हैं, वही तो सबसे इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि तीसरा टाइप का और कैसे इसको बना सकते हैं हम लोग। एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी, अब जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, अगर माइनस सी लिखा हुआ है तब ये जो मेरा जो हाइपरबोला बनेगा कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे पॉजिटिव वाले के केस में इधर बन रहा है, तो अब क्या होगा, बस ये हाइपरबोला ऐसे बन जाएगा, ठीक है? हाइपरबोला ऐसे बन जाएगा, और ये जो हो जाएगा उसका ये एक्सिस हो जाएगा हाइपरबोला का, अगर एक्स वाई बराबर माइनस सी दिया हुआ है
तो बस ये जो क्वाड्रेंट है वो चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। तो ये लिख लीजिए, आप बना लीजिए इसको भी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब लास्ट जो पार्ट है उसको डिस्कस करके और ये वीडियो एंड करते हैं। फटाफट आपको ये लिख लेना है वीडियो कैसा लगा, है ना, आपको कमेंट करके बताना है फटाफट, ठीक है। और बताना है कि आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, सेमेस्टर 1 में कौन सा आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। ऐसे मैथमेटिकल फिजिक्स भी हम लोग आगे का लेकर के आ रहे हैं जल्द ही मैथमेटिकल फिजिक्स भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं आगे का पार्ट, ठीक है। चलिए फटाफट अब हम लोग देखते हैं लास्ट पार्ट, है ना, ग्राफिंग, है ना, ग्राफिकल एनालिसिस और ऑब्वियसली किसका ग्राफिकल एनालिसिस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना ग्राफिकल एनालिसिस के लिए कि ये जो x इंटू वाई बराबर c लिखा हुआ था, ठीक है, इसमें ये जो कांस्टेंट c है उसको हम 1 मान लेते हैं। तो अगर इसको हम लोग 1 मान लेंगे तो x बराबर, ये पहला ग्राफ को इंटरप्ट हम कर रहे हैं, x बराबर y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1 बाई x आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अब दिख रहा होगा यहां पर कि y जो हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया x के, मतलब अगर हम x को बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू कम होगा, ठीक है, सही बात है। या फिर x को घटाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब इनवर्सली रिलेटेड हो गया दोनों, है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब हम यहाँ पर ना आपको पहले ग्राफ इसका एक बार प्लॉट करके दिखाते हैं, एक क्वाड्रेंट में ही बस हम लोग बात करेंगे, है ना। एक और जो हाइपरबोला है उसको नहीं बना रहे हैं, बस एक क्वाड्रेंट पे जो फिजिक्स में जिसमें जरूरत पड़ता है। फिजिक्स में जनरली ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसी में हम लोग खेल खेलते हैं और ये ऐसा ग्राफ बनाते हैं। तो अभी ऐसा कर्व क्यों होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो आपको हम समझाने वाले हैं, ठीक है। मतलब हाइपरबोला ऐसा कर्व क्यों बनता है वो थोड़ा इससे ज्यादा फील आएगा ये वाले से। ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सिस हाइपरबोला का ये वाला होगा, पता है आपको, ये एक्सिस हो जाएगा हाइपरबोला का, ठीक है, और ये उसका क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट्स। खैर तो बात का बात है ये सब। तो आप देखिए यहाँ पर हम आपको ये टेबल से इंटरप्ट करके सारा चीज बताएंगे, ठीक है, तो ज्यादा इससे क्लैरिटी मिलेगा, है ना। टेबल से इंटरप्ट करके समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इस तरफ हम x ले लेते हैं और इस तरफ y ले लेते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए पहले हम x का ना छोटा वैल्यू डालते हैं, छोटा मतलब कि x का मिनिमम वैल्यू डालते हैं। तो जब x का हम लोग मिनिमम वैल्यू डालेंगे, छोटा वैल्यू डालेंगे, है ना, तो x को एक काम करते हैं हम लोग 0 डालते हैं एक बार। अच्छा, x को हम लोग जब बढ़ाएंगे राइट तो y का वैल्यू कम होगा, ठीक है। x को हम लोग जब इंक्रीज करेंगे तो y का वैल्यू कम होगा, है ना। तो एक काम करते हैं x को 0 रखते हैं तो y कितना आएगा, इन्फिनिटी। अभी x को जब 0 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना आया, इन्फिनिटी, मतलब y का बहुत बड़ा वैल्यू आया है। अब x को अब हम इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, ये तो सबसे छोटा वैल्यू था x का। अब x को इंक्रीज करते हैं क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ ठीक है, 1/0 प्लस इन्फिनिटी होता है, वो सब हम बताए हैं, लेकिन फिजिक्स में 1/0 को इन्फिनिटी लिखते हैं हम लोग बहुत जगह समझने के लिए, ठीक है। तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग ध्यान से कि अगर हम लोग x को 1 डालेंगे यहाँ पर तो y कितना आ जाएगा, 1। भैया x को यहाँ 1 डालेंगे तो y 1 आएगा, सिंपल दिख रहा है। अगर x को 2 डालेंगे तो y कितना आएगा, 0.5। अगर x को हम लोग डालते हैं 3, तो 3 डालने पे ये शायद 0.3 आता है, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है, जहां तक मेरे को याद है 1.33 ऐसे ही कुछ वैल्यू आता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर x को 4 डालते हैं, तो 4 डालने पे 1/4 मतलब कि 0.25, ठीक है। 1/4 मतलब 0.25, चेक कर लेना भाई, शायद यही होगा वैल्यू, है ना। देख लेते हैं एक बार हम, 1/4 0.25 है कि नहीं, ठीक है। गड़बड़ वैल्यू लिखने तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ 0.25, ठीक है। अब लास्ट एक वैल्यू हम यहाँ पर डालना पसंद करेंगे, ठीक है। लास्ट वैल्यू x का सबसे बड़ा वैल्यू डालेंगे। वीडियो में सब क्लियरली दिख रहा है ना, अरे बहुत जबरदस्त दिख रहा है। x का सबसे बड़ा वैल्यू डालते हैं, x का सबसे बड़ा वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो x को अब इन्फिनिटी डाल दी। सबसे बड़ा वैल्यू x का क्या होगा, इन्फिनिटी। तो x को जब सबसे बड़ा डालेंगे तो y सबसे छोटा आएगा, x को जब सबसे बड़ा डालेंगे तो y सबसे छोटा आएगा। तो यानी कि x को इन्फिनिटी डालने पे 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, भाई क्या है भाई, कट रहा है यहाँ पर। x को जब हम लोग सबसे छोटा डालेंगे, मतलब कि x का वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो y 0 मिलेगा, x को इन्फिनिटी तो y 0, ठीक है। और देखिए y देखिए यहाँ से यहाँ जाने पे, यहाँ से यहाँ जब हम लोग जा रहे हैं x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y का वैल्यू कम हो रहा है। देखिए x पहले 0 था, फिर x को बढ़ाएं तो y फिर अभी तो इक्वल आया, लेकिन अब जब x को बढ़ाएं 2 किए x को तो y घट गया, फिर 3 किए x को तो y और घट गया, 4 किए x को तो y और घट गया, 0.2 हो गया। मतलब ये कम होते ही जा रहा है y। जब x को सबसे बड़ा डाल दिया तो y एकदम कम हो गया। मतलब x को इंक्रीज हम लोग कर रहे हैं तो y का वैल्यू डिक्रीज करते जा रहा है। तो x को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। वही तो है ग्राफ में, नहीं समझ में आया। देख भाई, x को इंक्रीज कर रहे हैं, x को इंक्रीज करना मतलब इस तरफ जाना। तो x को हम लोग जब इंक्रीज कर रहे हैं, यहां से पहले देखते हैं, चलिए यहां पर x का वैल्यू कम से कम कितना होगा, 1। यहां x का वैल्यू 1 होगा, तो यहां पर y का वैल्यू भी कितना है,
1, मतलब x भी 1 है y भी 1 है, दोनों बराबर है ना, एक पॉइंट पे दोनों बराबर भी होता है, x1 तो y भी 1, दोनों बराबर, x1 तो y भी 1, दोनों बराबर। लेकिन जैसे उसके बाद, इसके बाद जब हम x को डालें यहाँ पर 2, मान लेते हैं यहाँ पर 2 होगा, तो जब 2 डालें तो देखिए y घटता हुआ नहीं दिख रहा है, y ऊपर ना बढ़ता, लेकिन x को जब हम बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है, ठीक है। अच्छा, x को जब हम 3 डालें, मान लेते हैं यहाँ कहीं पर x का वैल्यू 3 होगा, तो y और घट गया, और ये ग्राफ ऐसे ही होता जाएगा, ये ऐसे होता जाएगा ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ ऐसे ही ना, ये इस तरीके से होता है। तो हम लोग जब x को और ज़्यादा डालेंगे, 4 डालेंगे जब x को, तो और घट रहा है y ऐसे नीचे जा रहा है, मतलब ये ग्राफ एकदम नीचे की तरफ जाते जा रहा है, ठीक है, y एकदम नीचे। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जब हम लोग x को डिक्रीज कर रहे हैं तो y बढ़ रहा है, ये भी ना, x को डिक्रीज करने पे y बढ़ भी रहा है, वो भी चीज़ दिख रहा है। सबसे अच्छा देखिए, इसी से देखिए, ये से आपको इससे इंटरप्ट हो रहा होगा। अब जब x को हम लोग इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो y 0 हो रहा है, क्योंकि ये दो लाइंस है पैरेलल, और ये दोनों लाइंस जाके कहाँ मीट करेगा, इन्फिनिटी पे। मान लेते हैं मीट कर गया, मान लेते हैं इसे घटते घटते यहाँ मीट कर गया, तो y कितना है यहाँ पर, y यहाँ पर कितना है भाई, अब बीएससी में है, y यहाँ पर कितना है 0, y यहाँ पर कितना है 0, क्योंकि x क्या है इन्फिनिटी, यहाँ पर x इन्फिनिटी y 0। देखिए x को जब डालेंगे इन्फिनिटी तो y 0 आएगा, तो मतलब ये जब ग्राफ ये इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो y कोऑर्डिनेट एकदम 0 हो जाएगा, जो कि दिख भी रहा है। हालांकि ये चीज़ हम लोग यहाँ पर नहीं बनाते हैं क्योंकि दिखा नहीं सकते इन्फिनिटी को, और वो लाइन, ये लाइन एसिम्प्टोट है तो इन्फिनिटी पे मीट करेगा नहीं, तो इसलिए दिखा नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये लाइन जो है पैरेलल लाइन जा रहा है, इन्फिनिटी पे मीट करेगा, इन्फिनिटी पे मीट करके y 0 हो जाएगा, तो x का सबसे बड़ा वैल्यू, मतलब x को बढ़ा रहे हैं, सिंपल देखिए, x को बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है, इसलिए ग्राफ ऐसा। और जब x को उल्टा भी इसका सही होगा ना, वाइस वर्सा भी सही होगा, अगर हम लोग x को यहाँ पर कम करेंगे तो y बढ़ जाएगा, भाई x को कम करेंगे, x इधर कम होगा ना, 4 3 2, तो x कम होगा तो y बढ़ेगा कि नहीं, x कम होगा, 4 से 3 जाएगा, जब हम लोग 4 से 3 जा रहे हैं तो y बढ़ रहा है, 3 से 1 जा रहे हैं तो y बढ़ रहा है, और फिर जब हम लोग x को यहाँ पर 0 डाल रहे हैं, x को यहाँ पर लगभग 0 डाल रहे हैं तो y क्या हो रहा है, इन्फिनिटी। x को लगभग 0 डालने पे y इन्फिनिटी, x को लगभग लमसम 0 डालने पे y इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं ना 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता, 1/0 प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो x को लगभग हम 0 डाल रहे हैं तो y इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला जो हम समझाएं आपको समझ में आया होगा। अब ये तो हम फर्स्ट टाइप का आपको यहाँ पर लिखे हैं, देखिए x इंटू वाई बराबर c, ठीक है, और ये इक्वेशन था, बेसिकली दिस वाज द इक्वेशन, है ना। तो ये अगर इक्वेशन आपको कहीं मिला, लिखे मिला, ये वाला इक्वेशन कहीं लिखा हुआ मिले, लिखे मिला क्या होता है, लिखा हुआ मिले ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन किसका होगा, ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इक्वेशन किसका होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपको ये समझ में आ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ जो होता है वो ऐसा क्यों बनता है, हाइपरबोला पूरा डिटेल में हम समझाएं आपको, उम्मीद करते हैं, है ना। ये इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है। अगर यहाँ x का पावर 2 हो जाएगा तब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही इक्वेशन होगा। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये तो एक बार इक्वेशन हो गया, इसको मिटाया, इसको बढ़िया से बना लीजिए, ग्राफ हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे। अगर मेरा पास यहाँ पर ये x का पावर बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर ये x का पावर बढ़ जाए, स्क्वायर हो जाए, तब क्या होगा, अगर ये x का पावर स्क्वायर हो जाए तब क्या होगा, y और तेजी से घटेगा, और क्या, x का स्क्वायर हो जाएगा तो y और तेजी से घटेगा, अरे भैया वही ना होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा तो y और तेजी से घटेगा। दूसरा हम लोग ले रहे हैं, ये भी रेक्टेंगुलर ही हाइपरबोला हुआ, y बराबर, बहुत लोग बोलेगा ये पैराबोला है सर, मतलब कहीं भी x में स्क्वायर देखेगा पैराबोला हो जाएगा, भिखारी, ये यहाँ मल्टीप्लाई होकर ऐसे हो जाएगा, ये पैराबोला का इक्वेशन है क्या, ये पैराबोला का इक्वेशन है, पागल, x और y अलग अलग होता है ना, यहाँ तो मल्टीप्लाई में आ रहा है। अब बोलेगा सर ऑब्लिक पैराबोला है, अबे ऑब्लिक पैराबोला में y और x मल्टीप्लाई में होता है और वो थोड़ा अलग होता है इक्वेशन उसका, ऑब्लिक पैराबोला नहीं है ये। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज ऑल्सो व्हाट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही इक्वेशन है RH का। और इसका भी जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा ही बनेगा कि भैया जब x को बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है, इसका भी ऐसे ही ग्राफ दिखेगा, ये y x को बढ़ा रहे हैं तो x इधर जब जा रहा है तो y का वैल्यू घट रहा है, x इधर जब जा रहा है तो y का वैल्यू घट रहा है, इसमें भी वही दिखेगा, इसमें कोई अलग नहीं दिखने वाला है। तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। और बस एक चीज़ होगा यहाँ पर कि अगर हम लोग y और x का यहाँ टेबल बना लेते हैं फटाफट। अगर हम लोग y और x का यहाँ टेबल बना के देखें, थोड़ा सा मार्कर मर चुका है, इसको हम थोड़ा इंक पिला देते हैं, ठीक है। तो रात का समय है भैया, है ना। अब इसके बाद अभी नमाज पढ़ के भी सोना है, ठीक है। बिना नमाज पढ़े नींद कहाँ आता है, तो नमाज पढ़ के भी सोना है, इसलिए फटाफट हम वीडियो को वाइंड अप कर रहे हैं। कहीं पर आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, बेशक ये करना भी चाहिए, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। यही तो पढ़ाई के थ्रू सिखाया जाता है कि हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, टेक्निकली एकदम एग्जैक्टली, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, है ना, बिल्कुल। चलिए तो हम लोग अब आगे देखते हैं नेक्स्ट।
तो इसमें क्या है भाई, जब हम लोग x को यहाँ पर 1 डालेंगे तो y का वैल्यू भी क्या आएगा 1, ठीक है। और जब हम लोग x को 0 डालेंगे तो y देखिए फिर इन्फिनिटी आएगा, x को 0 डालने पे देखिए फिर से y इन्फिनिटी आएगा। x को अगर हम लोग 2 डालेंगे यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर 4, तो देखिए x को 2a डालने पे y कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है 4, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा एक सेकंड उल्टा लिख दे रहे हैं ना शायद हम। चलिए x को हम लोग जब 2 डालेंगे, x को 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4 कितना होगा, 1/4 हो जाएगा 0.25, मतलब ज्यादा तेजी से घटेगा। पिछले वाला हम याद कीजिए 2 डालने पे, यहाँ पर 2 डालने पे ये 0.5 आ रहा था, मतलब ये ग्राफ और ज्यादा ऐसे घटता हुआ दिखेगा। अरे भैया क्योंकि यहाँ पर छोटा, पिछले वाले में क्या था, पिछला वाला जो था y बराबर 1/x, उसमें क्या था, y बराबर 1/x में x था, इधर y था। x को अगर यहाँ ये वाला जो पीछे जस्ट पढ़ाए थे, ये वाला इक्वेशन, इस वाले का बात कर रहे हैं, इसमें जब हम लोग x को डालते थे यहाँ पर 2, जब इसको x में 2 डालते थे तो 0.5 आता था, मतलब घटता था ये। लेकिन इसमें जब x को 2 डाल रहे हैं तो 0.25, मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं घट जा रहा है। इसमें 2 डालने से कुछ ज्यादा ही नहीं घट जा रहा है भाई, इसमें तो 2 डालने से फिर भी 0.5 आता था, इसमें तो कुछ ज्यादा ही घट जा रहा है। तो वही कह रहे हैं इसका ग्राफ और ज्यादा गिरता हुआ दिखेगा, इसका ग्राफ और ज्यादा गिरता हुआ दिखेगा। तो मतलब जैसे जैसे ये पावर बढ़ेगा वैसे वैसे y और ज्यादा डिक्रीमेंट दिखेगा y में, तो लेकिन ग्राफ ऐसे ही दिखेगा, फिर भी ऐसे घटता ही हुआ दिखेगा, है ना। तो एनालाइज कैसे करेंगे, तो अभी हम एनालाइज आपको करके दिखाएंगे। ये लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए इसको, है ना, ये कंपैरिजन हो गया आपका दोनों के बीच का, ठीक है। मिटाएं 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 मिटाएं, ओके। अब अगर हम बनाएंगे ग्राफ यहाँ पर, अगर हम नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे, फटाफट बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तीसरा हम ग्राफ अगर बनाए y बराबर 1/x³ का, तो 1/x³ का भी, y बराबर 1/x³ का भी ग्राफ यही होगा, 1/x³ का भी ग्राफ यही होगा। हाँ भले इसमें y और विग्रेसली डिक्रीज करेगा, है ना, इन दिस इक्वेशन। ये किसका हो गया इक्वेशन, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही इक्वेशन हुआ, ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही इक्वेशन हुआ, है ना। एज वी इंक्रीज, इसमें लिखना है एज वी इंक्रीज दी पावर ऑफ x, दी y decreases more vigorously मोर विग्रसली, ऐसा अगर रिएक्शन हो रहा है, मोर विग्रसली, और तेजी से y घटता है, बस और कुछ नहीं होता। लेकिन जो इक्वेशन है ये वाला, इसके पीछे वाला जितना है सब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही इक्वेशन है। थोड़ा सा फिजिक्स में भी क्या है इसका इंटरप्रिटेशन है वो भी अभी आपको हम बताएंगे। पहले इसको मिटा दे, लिख लिया ये, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं कि तीनों ग्राफ को एक साथ कैसे इंटरप्ट किया जाए, ठीक है। इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो तीनों को ना एक साथ बना के देखते हैं एक बार, ठीक है। तीनों को एक साथ बना के देखते हैं, ठीक है। तीनों को जब एक साथ हम लोग बनाएंगे ना तब ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगर ग्राफ है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं और ज्यादा समझ में आएगा आपको। इधर हम लोग y ले लेते हैं और इस तरफ हम लोग ले लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप, अच्छा एक चीज ना आप गौर किए होंगे, तो ये जो y बराबर 1/x है, या फिर y बराबर 1/x² है, या फिर y बराबर 1/x³ है, इसमें अगर हम लोग x को 1 डालते हैं, अगर x को 1 डालते हैं तो y कितना मिलेगा, इसमें x को अगर 1 डालते हैं तो तीनों में y बनाएगा कि नहीं आएगा। x को 1 डालने पे तीनों पे कॉमन वैल्यूज मिलेगा, है ना। x को 1 डालने पे तीनों पे कॉमन वैल्यूज मिलेगा, भले ही पावर है इसमें लेकिन तीनों पे कॉमन वैल्यूज मिलेगा। मतलब एक बात पक्का है कि ये जो ग्राफ बन रहा है तीनों का ऐसा, वो 1 पे सेम होगा। मतलब कि सबका ग्राफ जो है वो 1 पे आके सेम होगा। अगर कहीं यहां पर 1 होगा तो यहां से ना ये ग्राफ एक ऐसे, ये एक ऐसे, ये और एक ये ऐसे, तो ये तीनों में से जो ग्राफ होगा ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है ये सब, ठीक है। 1 पे तीनों का सेम होगा। अगर ये वैल्यू जो हम मान ले इसको 1 मान ले, क्योंकि देखिए ना अगर x को हम यहाँ 1 डालेंगे तो y भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 डालने पे y 1 आएगा, यहाँ भी 1 डालने पे y 1 आएगा। मतलब 1 पे तीनों का ग्राफ सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा, 1 पर तीनों का ग्राफ मीट करेगा, ऐसा कह सकते हैं, 1 पर तीनों का ग्राफ मीट करेगा। हाँ लेकिन उसके बाद अगर आप इसको 2 डाल दीजिए, तब अगर आप इसमें 2 डालिए तो इसमें 2 डालिएगा तो 1/2 कितना आ जाएगा 0.5, इसमें 2 डालिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 डालने पे इसमें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसमें 0.25 हो जाएगा। इसमें 2 डालिएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा, मतलब कि 1/8, 1/8 आई थिंक सो, 1/8 आई थिंक सो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा। अगर हम लोग देखा जाए 1/8 तो 1/8 डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, है ना। तो इसको हम लोग भेज देते हैं 10 टाइम्स में, मतलब 0.1 आएगा, लगभग 0.1। तो ये देखिए 0.1 आएगा, मतलब कि इसका वैल्यू देख रहे हैं इसका, लेकिन एट 2, जब हम लोग एट 2 पे बात करेंगे तो 2 पे इसका वैल्यू इतना आ रहा है, इसका वैल्यू और कम आ रहा है, इसका वैल्यू मतलब जैसे 2 पे आ रहा है तो और ज्यादा डिक्रीज कर रहा है। तो ये अगर ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, और ये अगर तीसरा ग्राफ है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हम बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है। ये समझिए से तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, है ना। ये आप पढ़ते होंगे आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सब में ये सब पढ़ाया जाता होगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जरूरत पड़ता है उसमें भी, ठीक है। ये एक ऐसे और ये एक ऐसे, तीनों का डिक्रीजिंग ही दिखना चाहिए स्लोप, थोड़ा नहीं दिख रहा है यहाँ पर,
क्या करें, अब 1 से ही करना बताना है तो बात है ना, 1 पे ही सारा बात बताना है तो ठीक है। तो ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो ये जो पहला ग्राफ होगा, फर्स्ट ग्राफ जो होगा, चलिए यहाँ पे बता देते हैं, ये तो समझ गया ना आप ये वाला चीज़। फर्स्ट ग्राफ, ये फर्स्ट ग्राफ इसके लिए, ये सेकंड ग्राफ इसके लिए और इसके लिए थर्ड ग्राफ होगा। तीसरा वाला जो होगा, जो ज़्यादा है, जिसमें वाई ज़्यादा गिर रहा है, सबसे ज़्यादा वाई किस में गिर रहा है, ये जो तीसरा वाला ग्राफ है इसी में वाई सबसे ज़्यादा गिर रहा है। तो जिसमें वाई सबसे ज़्यादा गिर रहा है, इधर एक्स है, जिसमें वाई सबसे ज़्यादा गिर रहा है वो इसका हो जाएगा। जिसमें वाई सबसे कम गिर रहा है, जिसमें वाई का एक्स बढ़ाने पे, एक्स इधर बढ़ रहा है ना, एक्स बढ़ाने पे जिसमें वाई सबसे कम गिर रहा है, सबसे कम वाई इसी में गिर रहा है, सबसे कम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यही वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा वो फर्स्ट वाले का हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए, ये भी नहीं आया तो और भी मेरे पास एग्जांपल है। अगर ये नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। अब हम एक फिजिक्स का यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जो फिजिक्स में हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो ग्राफ बनता है ना, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड या पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का जो ग्राफ बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन आपको, ऐसे तो फिजिक्स में बहुत सारा एप्लीकेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, एक एप्लीकेशन हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे जो कि फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। जस्ट वन एप्लीकेशन है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन फिजिक्स। फिजिक्स में एक एप्लीकेशन है, वो आपको हम बस बताते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं बताएंगे, बस एक एप्लीकेशन आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे, पॉइंट चार्ज समझते हैं ना, पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज को पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो पॉइंट चार्ज का अगर आप देखिएगा ग्राफ, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर के और क्यू कांस्टेंट होता है, पता होगा आपको। ये के को बोलते हैं कांस्टेंट और चार्ज भी कांस्टेंट। के तो कांस्टेंट होता है ना, चार्ज तो कांस्टेंट होता ही है, चार्ज तो बढ़ नहीं सकता है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो अगर E और ये R क्या है, डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रख देंगे y एक्सिस में, ये y हो गया और ये क्या हो गया, x, है ना। आपको दिख रहा होगा ना, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा कुछ, ऐसे। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिपेंडेंट एक्सिस, इस तरफ डिस्टेंस। देखिए इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है ना, उसका भी ग्राफ क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में, फिर ये दोनों ग्राफ मिला करके तब फील करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर हम समझाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं पोटेंशियल का, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका, पॉइंट चार्ज का। चलिए फटाफट आपको भी लिखना है ये सब, ठीक है। पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, V से लिखते हैं पोटेंशियल को, ठीक है। और पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है KQ/R, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर KQ कांस्टेंट होगा, तो KQ कांस्टेंट होगा तो फिर यहाँ पर ये इन्वर्सली आ जाएगा। तो ये आपको वो वाला इक्वेशन नहीं दिख रहा है, ये वाला जो आपको जैसे इसमें ये दिख रहा है y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, वैसे ही ये वाला में आपको दिख रहा होगा कि V, यहाँ पर आपको वो दिख रहा होगा y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहला वाला पढ़ाए थे वो वाला होगा। लेकिन इसमें भी अगर हम V और R के बीच का ग्राफ बनाएंगे, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ अगर हम बनाएंगे, इस तरफ डिस्टेंस ले लेंगे, इस तरफ पोटेंशियल ले लेंगे, तो इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका भी रेक्टेंगुलर, अब इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किसका, मतलब कौन सा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का है, कौन सा पोटेंशियल का है। तो एक काम करते हैं, दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करके देखते हैं, तब जबरदस्त समझ में आएगा। तो ये लास्ट होगा, इसके बाद हम वीडियो फाइनली एंड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो आ गया भाई, उसको मतलब एकदम सैल्यूट है। यहाँ तक जो इसको झेल लिया और फाइनली यहाँ तक आ गया, उसको एकदम सैल्यूट है कि यहाँ तक वो आ गया और सारा बात उसको समझ में आ रहा है कि कुछ बाउंस कर रहा है, तो बताए भाई कमेंट करके, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं एक बार लास्ट इसका एक बार बना करके देखते हैं ग्राफ, ठीक है। दोनों ग्राफ्स को मिला देते हैं और फिर उससे आपको जबरदस्त और फील आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ठीक है। दोनों ग्राफ्स को एक बार मिला के बात करते हैं, राइट, है ना। दोनों ग्राफ्स को मिला के बात करते हैं। तो दोनों को जब मिला के बात करेंगे, ठीक है, E एंड V वर्सेस पोटेंशियल डिस्टेंस, ठीक है। ये R का मतलब डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस को जनरली हम लोग वो वाले एक्सिस में, मतलब जो इंडिपेंडेंट एक्सिस है उसमें प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस तरफ ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का वैल्यूज और इस तरफ ले रहे हैं डिस्टेंस। अब आप एक चीज़ गौर करिएगा कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो है KQ/R, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/R स्क्वायर। तो अगर हम R को 1 मीटर डाल दें, अगर R को 1 मीटर सब्स्टिट्यूट कर दे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, R को 1 मीटर डाल दे दोनों में, तो अगर यहाँ R को 1 डालेंगे तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, KQ, ठीक है।
ऑन सब्स्टिट्यूटिंग है ना, ऑन पुटिंग है ना, ऑन 1 and 2, 1 और 2 में ये डाल दें तो ये पोटेंशियल का आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी KQ आएगा। अरे भाई देख ले भाई, जब इसको R को 1 डालेगा तो ये भी KQ, R को 1 डालेगा तो ये भी KQ, मतलब कि V और E इक्वल आ जाएगा, V और E इक्वल आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब R का वैल्यू कितना होगा 1 मीटर्स, राइट। जब R का वैल्यू 1 मीटर होगा तो V और E इक्वल आएगा। मतलब कि अगर ये ग्राफ में यहाँ कहीं अगर हम 1 मीटर मान ले, मतलब यहाँ पर अगर 1 मीटर मान ले, डिस्टेंस ही है ना, R का मतलब डिस्टेंस है, तो अगर ये डिस्टेंस में हम 1 मीटर कहीं पर मान ले, इस जगह पे 1 मीटर मान ले अगर, तो इस पॉइंट पे दोनों इक्वल होगा। ये डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, ठीक है, ये ओरिजिन है ना। तो हम यहाँ पर दो ग्राफ्स पहले बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर भी कहीं पर ये मान लेते हैं कि ये वैल्यू पे दोनों आपस में इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक ग्राफ पहले बनाते हैं, ये एक ग्राफ हो गया, ठीक है, और ये दूसरा ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, ठीक है। अब ये दोनों ग्राफ्स आप देख सकते हैं कि दोनों इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। पुट कर लीजिए यहाँ आर को, जब इन्फिनिटी डालिएगा तो ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आप देख सकते हैं कि ज्यादा तेजी से आर कहाँ घट रहा है, ज्यादा तेजी से आर यहाँ घट रहा है, ज़्यादा तेजी से आर इस वाले ग्राफ के लिए घट रहा है। ये वाला हो गया, मान लेते हैं इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट इसको माने ना, इसको सेकंड माने, तो सेकंड वाले के लिए ये ग्राफ हो जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए ये हो जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें आर है तो इसमें ज़्यादा तेजी नहीं घटेगा ग्राफ, ठीक है। लेकिन इस वाले में तो आर स्क्वायर है तो इसमें तो ज़्यादा तेजी से घटेगा ना, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेजी से गिरेगा, ज़्यादा, क्योंकि इसमें आर स्क्वायर है तो इसका जो हाइपरबोला बनेगा वो ज़्यादा तेजी से गिरेगा, है ना। मतलब इसका जो वाई का वैल्यू है वो ज़्यादा तेजी से गिरेगा, वाई नहीं एक्स का में वो लाई कर रहा है, हाँ, मतलब जो इसका वाई का वैल्यू, वाई ये ना हुआ, वाई में ही तो है, ये लोग वाई में ही तो है, वाई में ही तो है ये फील्ड और पोटेंशियल, ठीक। लेकिन इसका तो ये वाला जो ग्राफ हो गया ना, ये किसका हो गया, ये सेकंड वाले का हो गया। देखिए सेकंड वाले का ये ऐसे करके ऐसे, और ये फर्स्ट वाले का हुआ, ये फर्स्ट वाले का हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाले का ये थोड़ा सा कम, इसका भी घट रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं घट रहा है, इसका भी आर बढ़ाने से और जो पोटेंशियल है वो कम हो रहा है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों को कंपेयर, मतलब कि जब भी आपको अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि आर वाला ग्राफ है कि आर स्क्वायर वाला है, तो कंपेयर करके समझ में वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, कंपेयर करके। जिसका ज़्यादा तेजी से गिरेगा डिस्टेंस के साथ वो उसका पावर हायर होगा, जिसका डिस्टेंस के साथ थोड़ा धीरे धीरे कम होगा उसका पावर लोअर होगा। तो उम्मीद करते हैं पूरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और उसमें हम लोग बात करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस का, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ओके बाय।